इस शाम आयशा और बहारें घर पर नहीं थीं। वो अपने जानने वालों में से किसी की फौतगी पर गई थीं। हया ने घर ठहरना ज़्यादा मुनासिब समझा, मगर अब तन्हाई काट खाने को दौड़ रही थी। सारा दिन इकट्ठी होती थीं, फिर रात को होटल ग्रैंड के गार्ड्स गेट पर और दो गार्ड जैसी गली के सिरे पर आकर पहरा देते थे, तो एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास घेरे रहता था। अलबत्ता अब वो बहुत तन्हाई महसूस कर रही थी। पहले तो वो ऊपर स्टडी रूम में आ गई, जहाँ इसकी तस्वीर दीवारों पर आवेज़ा थी। इसे यूं अपनी तस्वीर इधर देखकर हमेशा बहुत कोफ्त होती थी। वो मेट्रो स्टेशन की सीढ़ियों के दहाने पर ज़रा सी लुढ़काई थी। टूटी सुर्ख जूती पाँव से लटक रही थी। वो अपने सुनहरी स्कूल वाले फ्रॉक में पाशा की स्याह कार से निकल रही थी। वो दरवाज़ा खोलकर इस नींद तारीक महल में दाखिल हो रही थी, इस वक्त जब वो इस बच्चे के पीछे भागती अपना पर्स लेने आई थी। और कभी तुर्की और पाकिस्तान की बहुत सी तस्वीर। पाशा के बंदे हर पल इसका ताक़ुब करते रहते थे। इसे यकीन था वो बेदिली से बाहर आ गई। इसको ब्लैकमेल करने के लिए इसने बहुत सा सामान इकट्ठा कर रखा था, मगर कोई कमज़ोरी तो पाशा की भी होगी। कुछ सोचकर इसने गर्दन उठाकर ऊपर देखा। गोल चक्कर खाता लकड़ी का जीना तीसरी मंजिल तक जाता था। वहाँ पाशा का कमरा था। बहारे बात पे बात जिक्र करती। राहदारी का आखिरी कमरा। वो इधर गई तो नहीं थी, मगर जाने में हर्ष भी न था। इसे इस घर के बारे में जितना पता होता अच्छा था। वो नंगे पांव जीने चढ़ती ऊपर आई। चाबियों का गुच्छा इसने आयशा की दराज से निकाल लिया था। आखिर में कमरे का दरवाज़ा बंद था। इसने एक एक करके चाबियां लगाना शुरू की। चौथी चाबी पर लॉक खुल गया। इसने धीरे से दरवाज़ा धकेला। वो बहुत शाहाना तर्ज का बेडरूम था। ऊंची छत, झिलमिलाता फानूस, दीवार की खिड़की के हल्के सुरमई मखमली पर्दे, कालीन भी सुरमई। सारा कमरा गहरे नीले और सुरमई शेड से आरास्ता किया गया था। कमरे में परफ्यूम की खुशबू फैली थी। खुशबू परफ्यूम की बेहद कीमती होने की चुगली खा रही थी। इसने ड्रेसिंग टेबल पर रखी नाजुक शीशों को देखा। इससे एक महंगा परफ्यूम इधर रखा था। वो इधर उधर कमरे में टहलती हर शय का जायज़ा लेते हुए अलमारियों की तरफ आई। एक एक करके इसने पांचों पट खोलने की कोशिश की। पहले चार लॉक थे, आखिरी खुला था। इसने पट खोला तो अंदर बहुत से कीमती नफीस थ्री पीस सूट हैंगर्स में लटक रहे थे। निचले खाने में एक ब्रीफ केस रखा था। इसने एहतियात से ब्रीफ केस उठाया और बेड पर आ बैठी। ब्रीफ केस लॉक नहीं था। हया ने इसे खोला। अंदर चंद फाइल्स रखी थी और ऊपर एक नोटपैड पर स्याह रोशनाई से तुर्की में कुछ नाम फहरिस्त की सूरत में लिखे थे। वो फहरिस्त उठाकर पढ़ने लगी। तभी ब्रीफ केस में से बिप की आवाज़ आने लगी। वो चौंकी, अंदर कुछ बज रहा था। इसने घबरा कर जल्दी से कागज़ अंदर डाला तो अंगूठे पर एक हर्फ की स्याह रोशनाई लग गई। बहुत तेज़ी से ब्रीफ केस को वापस रखकर बिस्तर की चादर की शिकन दुरुस्त करती वो बाहर निकल आई। कमरा लॉक करके जब वो जीने उतर रही थी तो लाउंज का फ़ोन बज रहा था। वो तकरीबन भागती हुई नीचे आई और फ़ोन उठाया। हेलो। जवाबन लम्हे भर को खामोशी छाई रही। फिर एयरपीस में से अब्दुर्रहमान पाशा की आवाज़ गूंजी। आयशा किधर है? वो दोनों किसी के घर गई हैं। वो ज़रा संभल कर बोली। आप क्यों पूछ रहे हैं? चंद लम्हे के लिए वो खामोश रहा, फिर बोला तो इसकी आवाज़ बेहद सर्द थी। आइंदा अगर आप मेरे कमरे में गई या मेरे ब्रीफकेस को खोलने की कोशिश की तो अपने पैरों पर घर नहीं जा सकेंगी, समझी? बहुत ज़ब्त से बोला था। हया के कदमों तले से ज़मीन से रख गई। इसने घबरा कर रिसीवर क्रेडल पर डाल दिया। फिर अंगूठे पर लगे स्याही के धब्बे को कपड़े से रगड़ कर गोया सबूत मिटाने की कोशिश की। अब्दुर्रहमान को कैसे इल्म हुआ? इसका दिमाग कुछ भी सोचने समझने से कासिर था। अलबत्ता इसके अंदर कोई इसे कह रहा था अब इसे यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन कसरे बेउकदा और इन दो बहनों की कशिश वो अजीब मखमसे में पड़ गई। ये अदा चाय के खेत हैं। इस रोज़ आयशा ने इसे अपनी एक अजीज़ कुबरा बहलूल का लहलाता हुआ खेत दिखाते हुए बताया था। अदा चाय क्या होती है? इसने इस पौधे की तुर्की नाम का मतलब पूछा। अदा यानी जजीरा और चाय यानी टी। ओह अच्छा, हम भी टी को चाय ही कहते हैं। वो धीरे से हंस पड़ी। कुबरा बहलूल एक मौमर खातून थी। इनकी फसल तैयार थी, मगर इनके पास कोई हेल्पर न था जो इनके साथ फसल चुनता। सो आयशा के कहने पर हया ने लकड़ियाँ काटने के बजाय कुबरा बहलूल के साथ अदा चाय के पत्ते चुनने शुरू कर दिए। चमकते सूरज और ठंडी हवा के इम्तिजाज में काम करना मुशक्क़त तलब था, मगर वो इस फितरत के करीब माहौल में खुश थी।
कुबरा बहलूल से वो छोटी छोटी बातें पूछती रहती थी, और जो बातें वो अब्दुर्रहमान पाशा के बारे में कर जाती वो इन्हें जहन में महफूज करती जाती। इसे होटल ग्रैंड के मामलात में दिलचस्पी होने लगी थी। वो अब तन्हा कहीं आती जाती नहीं थी, वरना कई दफ़ा इसका जी होटल ग्रैंड का चक्कर लगाने को चाहा था। वापस जाने का इरादा इसने फ़िलहाल मुलतवी कर दिया था। इसकी छठी हिस्स कहती थी कि ब्यू कदा में कुछ है, कुछ ऐसा है जो अगर इसे मालूम हो गया तो इसके पास एक कीमती हथियार आ जाएगा जो मुस्तकबिल में इसके काम आ सकता है। इस शाम वो तीनों साहिल किनारे चटाई पर बैठी थी। आयशा को आज 2 सीप मिले थे, सो वो इन्हें खोल रही थी। हया बड़े सीप नहीं चुनती थी, बल्कि बादाम के साइज़ की सीपियों के खाली हॉल रेत से उठा लेती, और अब इन्हीं के ढेर को लिए वो एक माला में प्रो रही थी। साथ ही बहारें अपने पजल बॉक्स की स्लाइड्स को ऊपर नीचे कर रही थी। हया, मैं इसे कभी नहीं खोल पाऊंगी, इसका लहजा मायूस कुन था। हया ने नन्हे खौल को सुई में परोते सर उठाकर इसका उदास चेहरा देखा, फिर गर्दन आगे झुकाकर इस पर लिखी नज़म को पढ़ा। ये बहुत आसान है बहारे, ठहरो, मैं तुम्हें एक हिंट देती हूँ। इसने दोबारा से वो नज़म पढ़ी, फिर समझ कर बोली, ये एक सफ़ेद छोटी सी आँख है जो चांदी के संदूक में बंद होती है, और वो संदूक नमकीन गहराई में रखा होता है। बहारे, वो कौन सी गहराई है जो नमकीन होती है? बहारें जो उदास नज़रों से पजल बॉक्स को देख रही थी एकदम चौंकी। मरमरा, समंदर, नमकीन पानी। आयशा ने मुस्कुरा कर इनको देखते हुए छुरा अपने सेब के एक तरफ रखा। हाँ तो बहारे, वो क्या चीज़ है जो पानी के अंदर एक संदूक में रेत के ज़र्रे से बनती है? हया, हया, वो मिट्टी के ज़र्रे से बनता है, और इस संदूक जब कत्ल किया जाता है तो छुरा घूम कर कत्ल। वो जोर से बेरब जुमले बोलती आयशा के हाथों को देख रही थी, जो एक चांदी से चमकते सीप में छुरा चला रही थी। सीप का हौल चटका आयशा ने किताब की तरह से खोला। अंदर दम तोड़ते जानवर पे एक सफ़ेद मोती जगमगा रहा था। मोती, पर्ल, पूरे 5 रूफ। बहारें खुशी से चिल्लाई। जल्दी जल्दी डब्बे के कोड बार की स्लाइड्स ऊपर नीचे करने लगी। वो अब इस पर पर्ल लिख रही थी। हया और आयशा बेख्तियार अपना काम छोड़कर आगे होकर इसे देखने लगी। जैसे ही बहारें आखिरी हर्फ एल सामने लाई, क्लिक की आवाज़ के साथ बॉक्स की स्लाइड्स के दराज बाहर को खुली। हया की तवक्को के बरक्स वो बॉक्स ऊपरी ढक्कन के बजाय स्लाइड की दराज से खुलता था। दराज में स्याह मखमली कपड़ा बिछा था और इस पर एक नाजुक सा नेकलेस रखा था। नेकलेस दरअसल प्लेटिनियम की जंजीर थी, जिस पर हर 2 कड़ियाँ छोड़कर नन्हे नन्हे हीरे लटक रहे थे। जंजीर के बिल्कुल वसत में हीरे के बजाय 3 कड़ियाँ लटक रही थीं, जिनके आखिरी सिर पर एक सफ़ेद मोती प्रोवा हुआ था। वो तीनों मबहूस से इस बेशकीमत जगमगाते हुए नेकलेस को देख रही थी। बहारे, ये तो वही मोती है जो तुम्हारी सीप से निकला था, जो तुमने अब्दुर्रहमान को दे दिया था। आयशा शशद्दर से इस मोती को देखते हुए बोली थी। हाँ, ये तो वही है, अब्दुर्रहमान ने वो मुझे गिफ्ट कर दिया, वो भी इतने खूबसूरत अंदाज में। हया बस इतना ही कह सकी। इसे इस तोहफे और इस तोहफे को देने के अंदाज ने बहुत मुतासर किया था। बहारे ने अपनी नन्ही उंगलियों से नेकलेस उठाया और गर्दन से लगाया, फिर चेहरा उठाकर इन दोनों को देखा। ये कैसा लग रहा है? इसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। बहुत प्यारा, अब्दुर्रहमान ने मुझे कितना प्यारा गिफ्ट दिया है। अल्लाह अल्लाह, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा। वो अपने पर्स से आईना निकालकर अब हर जाविये से इसको अपनी गर्दन से लगा लगा कर देख रही थी। तुम अब्दुर्रहमान को ज़रूर थैंक यू करना। अल्लाह अल्लाह, बहारे की खुशी बयान से बाहर थी। हया, मैं तुमसे भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हूँ, है ना? हाँ, तुम मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। वो मुस्कुराकर इसे तसल्ली देती सेब के खौल उठाने लगी। अब इसे पूरी माला बनानी थी। हया, तुम मेरी तस्वीर खींचो, मैं इसे सर पर क्राउन की तरह पहनती हूँ, क्योंकि मैं प्रिंसेस हूँ। वो नेकलेस अपने सर पे ताज की तरह पहने उठकर साहिल पर जा खड़ी हुई। इसने वो तोहफा 2-2.5 माह बाद खोला था, सो आज इसका दिन था। ध्यान से बहारे, हवा तेज़ है। समंदर की तरफ पुश किए खड़ी बहारे ने आयशा की बात नहीं सुनी थी। हया ने मोबाइल निकालकर कैमरा ऑन किया, फिर मोबाइल चेहरे के सामने लाकर बहारे को फोकस किया। प्रिंसेस, अब तुम ज़रा मुस्कुराओ। बहारे बड़े मासूम अंदाज में मुस्कुरा दी। इसे बेख्तियार व्यू गदा के बाजार में सड़क के वसत में खड़ी बहारे याद आ गई, जिसके गिर्द सयाहों का झमगट्टा लगा था। रेड कारपेट शो फिर से शुरू हो गया था। इसी लम्हे हवा का एक तेज़ झोंका आया और साथ पानी भी। इससे पहले कि इनमें से किसी की कुछ समझ में आता, बहारे के सर से नेकलेस उड़ता हुआ पानी में जा गिरा।
वो बौखला कर पलटी और फिर इसकी चीखें हर सू बुलंद हुईं। हया तेजी से उठी, गोद में रखी लड़ी गिर गई, सीपों के खोल बिखर गए। वो भाग कर पानी में आई। बहारें चीखती हुई पानी में हाथ मारती अपना नेकलेस तलाश कर रही थी। जो लहर इसका नेकलेस छीन कर ले गई थी वो वापस जा रही थी। हया नंगे पैर भागती हुई लहर के पीछे गई, मगर पानी जीत गया। लहर पलट गई और पानी में गुम हो गया। बहारें जोर जोर से रोते हुए चीख रही थी, मेरा नेकलेस, हया मेरा नेकलेस। आयशा पीछे से इसे बाजुओं में लिए पकड़ने की कोशिश कर रही थी, मगर वो किसी बेआब मछली की तरह तड़पते हुए खुद को छुड़ा रही थी। हया आगे मत जाओ, पानी गहरा है, वो गुम जाएगा। आयशा इसे आवाज़ें दे रही थी, मगर वो सब कुछ भुलाए ब्यू कदा की शहजादी का ताज ढूंढ रही थी। साहिल की गीली रेत, पानी, समंदर, वो पानी में हाथ मारती पूरी तरह भीग चुकी थी, मगर नेकलेस कहीं नहीं था। इसने थक कर अपने अकब में देखा, जहां आयशा बमुश्किल आंसू रोके तड़पती बिलखती बहारे को पकड़े खड़ी थी। आयशा मेरा नेकलेस, आयशा मुझे नेकलेस वापस ला दो। वो फूट फूट कर रोती आयशा के बाजू खुद से हटाने की सही कर रही थी। नेकलेस वहाँ कहीं भी नहीं था। इसे नमकीन गहराई वापस अपने अंदर ले गई। बहारे की जिंदगी का पहला और वाहिद मोती इससे खो गया था। बहारे, मैंने बहुत ढूंढा, मगर देखो जो अल्लाह की मर्जी। वो वापस आई और अपने गीले हाथों में बहारे के हाथ थाम कर कहा। बहारे कुछ नहीं सुन रही थी। वो गर्दन इधर उधर मारती जा रही थी, मुझे नेकलेस वापस ला दो, कोई मुझे नेकलेस वापस ला दो। वो अंग्रेज़ी और फिर तुर्की में एक ही बात दोहराती बिलक बिलक कर रो रही थी। हया के गले में आंसुओं का फंदा पड़ गया। इससे लगा वो खुद भी अभी रो देगी। वो बमुश्किल लब भेज कर जब्त किए हुए थी। पाकर खो देने का दुख वो जानती थी। जब इसका जिंजर ब्रेड हाउस टूटा था, जब इस्तकलाल की स्ट्रीट की इस चौक में डीजे सर पकड़कर गिर गई थी। पाकर खो देने से बड़ा कर्क कोई नहीं होता। इस शाम वो दोनों बामुश्किल बहारे को संभालती घर वापस लाई थी, और अब लॉन्ग रूम में बड़े सोफे पर बैठी थी। यूं कि बहारे दरमियान में थी और इसे हया ने अपने साथ लगाया हुआ था। शाम ढल चुकी थी और खिड़कियों के पार अंधेरा उतर आया था। आतिशदान में मसनूई लकड़ियां भड़क रही थी। बहारें इसी तरह रोई जा रही थी। इसके पास आंसुओं का मरमरा था जो ख़त्म नहीं हो सकता था। बहारें, मैं तुम्हें और नेकलेस ला दूंगी। वो इसे अपने साथ लगाए बहलाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो ऐसा नहीं होगा। वो नफ़ी में सर हिलाते रोते हुए जा रही थी। बिल्कुल इस जैसा ला दूंगी, प्रॉमिस। मगर वो अब्दुलरहमान का गिफ्ट नहीं होगा। अब्दुलरहमान खुद तुम्हें वैसा नेकलेस गिफ्ट करेगा, मैं इसे कहूँगी, मगर इसमें मेरा मोती नहीं होगा। आयशे, मम्मी, वो रोते रोते अपनी माँ को याद करती तो कभी आयशे को पुकारती। आयशे सर घुटनों में रखे मगमूम से बैठी थी। तुम्हारा जब दोबारा मोती निकलेगा तो मैं इस नेकलेस में प्रो दूंगी। मगर बहारे इसकी कोई बात नहीं मान रही थी। इसके लिए इस नेकलेस का मुतबादिल कुछ भी नहीं हो सकता था। हर शय का मुतबादिल नहीं हुआ करता। बहारे, अब बस करो। जब वो सर पटक पटक कर मज़ीद बुलंद आवाज़ में रोने लगी तो आयशा ने बरहमी से डांटा, वो कब से तुम्हें मना रही है और तुम हो के बदतमीज़ी किए जा रही हो। जवाबन बहारे ने गुस्से और पानी से भरी आंखों से आयशा को देखा। तुम मीन हो आयशा, तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि अब्दुलरहमान मुझे गिफ्ट दे? हाँ, आयशा हक्का बक्का रह गई। मैं ऐसी हूँ? तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? हाँ, तुम मीन हो। वो आगे बढ़कर अपनी छोटी छोटी मुट्ठियों से आयशा के घुटने पर मुक्के मारने लगी। हया ने पीछे से इसे बाजू में लेते हुए हटाया। मैंने क्या किया है? आयशा रोहांसी हो गई। तुम लड़ रही थी अब्दुलरहमान से। वो इसीलिए इंडिया चला गया क्योंकि तुम इससे लड़ रही थी। तुमने इसे थप्पड़ भी मारा था और तुमने इससे कहा था कि वो बहारे गुल से बेतकल्लुफ़ ना हुआ करे। वो तुम्हारी वजह से यहाँ से गया है। मैंने खुद देखा था सुराग से। आयशा का चेहरा एकदम सुर्ख पड़ गया। इसकी आंखों में जैसे बहुत से जख्म उभरे। सुनो बहारे, आगे बढ़ी और एकदम बेहद जारहाना अंदाज से बहारे के कंधे दबोचकर इसका चेहरा सामने किया। अब्दुलरहमान हमारा नहीं है और वो जल्द या बदीर हमें हमेशा के लिए छोड़कर चला जाएगा। तुम गंदी हो, तुम झूठ बोल रही हो। मैं झूठ नहीं बोलती, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। अब मेरी बात गौर से सुनो। इसने गुस्से से बहारे को झटका दिया। अब्दुलरहमान मर गया है हमारे लिए। एक झटके से इसने बहारे के कंधे छोड़े और तेज़ी से सीढ़ियाँ फलांगती ऊपर चली गई। बहारे के आंसू एकदम से रुक गए। वो बिल्कुल साकत और जामत हो चुकी थी।
लब आपस में पेवस्त किए वो गोया सांस रोके बैठी थी। बहारे, इसने ताज्जुब से इसे पुकारा। वो एकदम उठी और भागती हुई कमरे में चली गई। हया ने गर्दन मोड़ कर देखा। इनके मुश्तरका बेडरूम का दरवाज़ा खुला था और बहारे बेड पर चत लेटी नजर आ रही थी। अभी इसे छेड़ना मुनासिब नहीं था, सो वो आयशे की तलाश में सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। आयशे छत पे थी। वो टेरेस की रेलिंग से टेक लगाए बैठी थी। इसके पीछे खुला से आसमान था और नीचे जदेसी के ऊंचे पोल्स की मध्यम बत्तियां। अंधेरे में भी वो इसके स्याह स्कार्फ में दमकते चेहरे पर लुढ़कते आंसू देख सकती थी। इसे बेख्तियार डीजे याद आई जब वो इससे नाराज होकर स्टडी में चली गई थी। आयशे, वो दुखी दिल से कहती इसके साथ आ बैठी और होले से इसका हाथ थामा। आयशे ने हाथ नहीं छुड़ाया। वो बस अपने घुटनों को देखती बेआवाज रोए गई। आयशे, यूं मत रो, वो बच्ची है, इसने यूं ही कह दी बात। मुझे पता है तुम किसी से नहीं लड़ सकती। बहारे ठीक कह रही थी, मैं वाकई अब्दुलरहमान से लड़ी थी, मगर सिर्फ इस वक्त जब मैं बहुत परेशान थी। लेकिन वो मेरी वजह से वापस नहीं गया। वो हमारी वजह से कुछ नहीं करता, वो सब कुछ अपनी मर्जी से करता है। लेकिन मैं क्या करती, मुझसे आने की तकलीफ नहीं देखी जाती। क्या हुआ आने को? आयशे ने भीगी आंखें उठाकर देखा। क्या तुम्हें अब्दुलरहमान ने बताया है कि इसका एक भाई भी है? नहीं। वो बुरी तरह से चौंकी। मैं और बहारी अपने वालिदैन के साथ अनातोलिया के एक गांव में रहते थे। 1 साल पहले हमारे वालिदैन का इंतकाल हो गया, तो हमारी सबसे करीबी अजीज़ा यानी हमारी दादी आने हमें इधर ले आई। ये घर आने का अपना नहीं था, ये घर आने के शौहर के भाई की मिल्कियत था। बाद में ये नस्ल दर नस्ल चलता मेरे बाप और फिर मुझ तक आया। आने के दोनों बेटों ने इससे अपना हिस्सा नहीं लिया, सो आने ने कानूनी कार्रवाई के बाद इसे मेरे नाम कर दिया। जब हम यहाँ आए थे तब यहाँ सिर्फ आने और अब्दुलरहमान रहते थे, मगर मुझे याद था कि आने का एक और बेटा भी था। तब आने ने बहुत दुख से बताया कि इनका दूसरा बेटा हमारे आने से चंद माह कबल घर छोड़कर चला गया था। क्यों, कैसे, अब्दुलरहमान लाइल्म था। मगर आज से 3 माह कबल मुझे किसी ने बताया कि वो अब्दुलरहमान के ऑफिस में जाते देखा गया है, और ये कि वहाँ से किसी झगड़े की आवाज़ आ रही थी। तब मैं अब्दुलरहमान से बहुत लड़ी थी। वो जानता था कि इसका भाई किधर है, मगर इसने हम सब से झूठ बोला। आने को तो उसने अभी तक मालूम नहीं होने दिया कि अब्दुलरहमान इस बारे में जानता है। मगर इसका भाई कहाँ गया? यही तो मैंने अब्दुलरहमान से पूछा था, मगर वो किसी बात का ठीक जवाब दे दे तब ना। वो कहता है इसने अपने भाई को नहीं निकाला, वो खुद सब कुछ छोड़कर गया है। पहले तो इन दोनों की बहुत दोस्ती थी। अब्दुलरहमान पानी की तरह इस पर पैसा बहाया करता था, फिर एकदम से वो क्यों सब कुछ छोड़कर चला गया, ये मेरी समझ से बाहर है। आने इसको बहुत याद करती हैं। मेरी समझ में नहीं आता मैं कैसे इनके लिए कुछ करूं। तुमने देखा हुआ है इनके दूसरे बेटे को? जब मैं 11 साल की थी तब आखिरी बार इसे अपने सामने देखा था। पता नहीं वो अब कहाँ होगा। बाज़ लोग कहते हैं वो इस्तांबुल में ही है, मगर होटल ग्रैंड में अमूमी तासुर यही है कि वो यूनान चला गया और वहाँ पे होटल ग्रैंड की चेन में काम कर रहा है। मगर यकीन मानो, यूनान में हमारे होटल की कोई शाख नहीं है। वो अब रो नहीं रही थी, मगर इसकी आवाज़ आंसुओं से बोझल थी। आयशे, तुम और बहारे अब्दुलरहमान की इतनी तारीफ़ें करते हो, मैंने कभी तुमसे ये नहीं कहा, मगर आज मुझे ये कहने दो कि वो इस्तांबुल में खासा बदनाम है। लोग इसे अच्छा आदमी नहीं समझते। मेरा दिल इन बातों को नहीं मानता। लोग मुझे भी आकर ये बातें कह देते हैं, मगर मैं जानती हूँ कि वो बहुत अच्छा है। मैं सच कह रही हूँ, वो वाकई बहुत अच्छा है। बस इसने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, इसने हमारे साथ बहुत गलत किया है। वो आयशे की बात नहीं सुन रही थी। इसका दिमाग इसी एक नुक्ते पर मरकूज हो गया था। अब्दुलरहमान पाशा का एक गुमशुदा भाई, कोई भी शख्स यूं ही इतना बड़ा बिजनेस छोड़कर नहीं चला जाता। कोई तो बात थी। बिलाकर इसे अब्दुलरहमान की एक कमज़ोरी मिल गई थी। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। हया, हया। सुबह वो आयशे के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने पर हड़बड़ा कर उठी थी। क्या हुआ? इसने परेशानी से आयशे को देखा, जिसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। बहारे घर पर नहीं है, वो कहीं भी नहीं है। सारी मेरी गलती है, मैंने कल इसे डांटा था। आयशे बस रो देने को थी। वो एक झटके से बिस्तर से निकली थी। बाहर खड़े गार्ड ने बताया कि इसने बहारे को बाहर जाते नहीं देखा। वो पिछले दरवाजे से निकली होगी। इस घर में एक पिछला दरवाज़ा भी है। अब्दुलरहमान की इनायत, वो हर शय में बैक डोर रखता है। आयशे तलखी से बुड़बड़ाती हुई इसके साथ बाहर निकली। आयशे, मुझे पता है वो किधर होगी। इसे यकीन था कि वो समंदर पर गई होगी। जब वो इस वीरान साहिल पर पहुंची तो वो इन्हें दूर से ही नजर आ गई। वो वहीं इस पत्थर पर बैठी थी जहां वो तीनों कल शिटाई डाले बैठी थी।
اس کے گھگریالے بال ہوا سے اڑ رہے تھے اور وہ خالی خالی نگاہوں سے سامنے سمندر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں سیپ اور دوسرے میں چھرا تھا۔ بہارے، عائشہ بمشکل آنسو روکتی بھاگتی ہوئی بہارے کے گلے لگ گئی۔ تم ایسے کیوں آ گئی؟ میں اتنی پریشان ہو گئی تھی۔ بہارے نے ویران سی نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر ہاتھ میں پکڑی سیپ عائشہ کے سامنے کی۔ عائشہ، میرا سیپ پھر خالی نکلا۔ اس نے بہت دکھ سے سیپ کر دکھائی۔ تم میرے سارے موتی لے لینا، میں انہیں اب بازار میں نہیں بیچوں گی۔ تم حیا کے تینوں موتی بھی لے لینا جو اس کے کزن کے نکلے تھے، مگر اب تم رو گی نہیں۔ نہیں عائشہ، بہارے نے نفی میں سر ہلایا، میرا موتی کھو گیا ہے، وہ اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ حیا بہارے کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھی اور اس کے گیلے ہاتھ تھام کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگی، چیزیں وقتی ہوتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، بکھر جاتی ہیں، رویے دائمی ہوتے ہیں، صدیوں کے لیے اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود ہار نہ مان لے، اور آج تم نے ایسے کھوئے ہوئے موتی سے ہار مان لی۔ بہارے نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا، وہ جیسے کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ اپنے دکھ میں دوسرے کا دل نہیں دکھاتے بہارے، میں تمہیں بالکل ویسا ہی نیکلس لا دوں گی، پرومس۔ اور پھر شام میں اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے اس نے عائشہ سے کہا کہ جب عبد الرحمن کا فون آئے وہ اسے بتائے۔ جب اس کا فون آیا تو عائشہ نے کارڈلیس اسے تھمایا اور خود دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ السلام علیکم، وہ بہت دھیمی آواز میں بولی تھی۔ وعلیکم السلام، خیریت؟ وہ جیسے بہت حیران ہوا تھا۔ جی، وہ مجھے کچھ کام تھا۔ اسے یاد تھا کہ آخری دفعہ اس نے جب عبد الرحمن کو کام کہا تھا تو اس کا نتیجہ بہت بھیانک نکلا تھا، مگر اب وہ اسے ایک اور موقع دے رہی تھی۔ کہیے، آپ کو ہم سے بات کرنے کا خیال صرف کام کے وقت ہی آتا ہے، مگر کہیے۔ دل تو اس کا چاہا کہ فون دیوار پر دے مارے، مگر برداشت کر گئی اور ساری بات کہہ سنائی۔ آخر میں بولی، آپ مجھے اس شاپ کا نام بتا سکتے ہیں جہاں سے آپ نے وہ نیکلس لیا تھا؟ وہ میرا گفٹ تھا، سو مجھے ہی دوبارہ لینا چاہیے، لیکن چونکہ میں ابھی ملک سے باہر ہوں تو میرا بندہ اس شاپ کے واچرز آپ کو دے جائے گا۔ آپ جواہر کی اس شاپ سے وہ نیکلس خرید کر بہارے کو دے دیجیے گا۔ السلام علیکم، بے لچک اور خشک انداز میں کہہ کر اس نے فون رکھ دیا تھا۔ حیا نے ایک متنفر نگاہ کارڈلیس پہ ڈالی اور تہیہ کر لیا کہ آئندہ کبھی اس شخص سے وہ دوبارہ بات نہیں کرے گی۔ اس کا خیال بہت جلد غلط ثابت ہونے والا تھا۔ ہوٹل گرینڈ کا ملازم واؤچرز لے کر آیا، مگر تب جب وہ تینوں استنبول جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ عائشہ کو بینک میں کوئی کام تھا، سو وہ اور بہارے اس کے ہمراہ چل رہی تھی۔ حیا نے واؤچرز لے کر کمرے میں رکھے، مگر فیری کے لیے روانہ ہوتے وقت وہ انہیں اٹھانا بھول گئی، سو استنبول آ کر وہ جواہر نہیں گئی۔ نیکلس پھر کبھی خرید لیں گے، کیونکہ اس میں پر ہونا تو بہارے کا موتی ہی تھا جو جانے کب نکلے، مگر سبانچی کے ڈورم میں جا کر وہ اپنا پزل باکس ضرور اٹھا لائی تھی۔ وہ صبح کی کلاسز کا ٹائم تھا اور ڈورم خالی پڑا تھا، سو نہ وہ کسی سے خود ملی اور نہ ہی کسی سے سامنا ہوا۔ پزل باکس اور چند ضروری چیزیں لے کر جب وہ باہر آئی تو عائشہ کے کاموں میں اتنا وقت ہی نہیں ملا کہ استقلال اسٹریٹ جا سکتی۔ وہ دوپہر تک ہی واپس آ گئے۔ اپنا پزل باکس اس نے احتیاط سے الماری میں کپڑوں کے نیچے رکھا، اب اس نے جلد از جلد اسے کھولنا تھا۔ رات کو عائشہ اور بہارے کے سونے کے بعد پزل باکس نکال کر دبے قدموں میں چلتی باہر آئی۔ اس کا رخ کچن کی طرف تھا۔ کاؤنٹر سے ٹیک لگا کر کھڑے اس نے کوٹ بار کی سلائیڈز اوپر نیچے کرنا شروع کی۔ پہلے اس نے آئی سے لکھا، مگر باکس جامد رہا۔ اسے یہی توقع تھی، یقیناً باکس لیتے ہی خریدار نے پاسورڈ بدل دیا ہوگا۔ پھر اس نے یانگن لکھا، جو آگ کو ترکی میں کہتے ہیں۔ باکس جوں کا توں رہا۔ اسے یہی امید تھی، اب اسے وہ کرنا تھا جس کی طرف ہراکلس کا قول اشارہ کر رہا تھا، آگ، اصلی والی آگ۔ اسے ماچس اٹھائی اور تیلی سلگا کر باکس کے قریب لائی، مگر آنچ لکڑی کو سیاہ کرنے لگی اور شعلہ تیلی کو کھا کر اس کی انگلی تک پہنچنے لگا تو اس نے جھنجھلا کر تیلی پھینکی۔ چند لمحے وہ کچھ سوچتی رہی، پھر باکس لیے باہر آ گئی۔ لانگ روم کا آتش دان سرد پڑا تھا۔ اس نے نوب پھینک کر آگ لگائی تو مصنوعی لکڑیوں والا ہیٹر جل اٹھا۔ وہ باکس کو دونوں ہاتھوں میں پکڑے اس جگہ کے قریب لائے جہاں صرف دہکتے انگارے تھے، شعلے نہ تھے۔ ہیٹر کی تپش اس کی انگلیوں کو چھونے لگی۔ وہ ضبط کر کے باکس پکڑے بیٹھی رہی۔
بار بار نگاہوں کے سامنے وہ تکلیف دہ رات ابھرتی، الاؤ کھولتا مایا، دہکتی سلاخیں۔ اس نے سر جھٹک کر توجہ پزل باکس کی طرف مرکوز کی۔ اس نے اسے ذرا ترچھا پکڑ رکھا تھا، یوں کہ اس کے دو اطراف انگاروں کے سامنے تھے۔ جو طرف ذرا زیادہ سامنے تھی اس پہ حروف ابھرنے شروع ہو گئے تھے، حروف بلکہ الفاظ، فکرے۔ اس نے حیرت سے باکس کے اس سائڈ کو دیکھا جس کا رنگ تپش کے ساتھ سیاہ ہو رہا تھا اور اوپر سنہری سے الفاظ ابھر رہے تھے۔ وہ شاید لاشعوری طور پر کسی 6 حرفی لفظ کی توقع کر رہی تھی، مگر یہاں تو حیا نے باکس آنکھ سے ہٹا کر دیکھا۔ اس پر لکھے 2 فقرے واضح تھے۔ وہ کوئی نظمیہ شعر تھا۔ Marked on Homer's doubts, I stick with twin sprout. ہومر کے شبہات میں نشان زدہ ایک چھڑی جس کی 2 نوکیں ہوتی ہیں۔ وہ ابھی ان الفاظ میں ٹھیک سے الجھ بھی نہ سکی تھی کہ اس کی نگاہ ہوتی طرف سے متصل طرف پر پڑی۔ جو ذرا سی تپش اس جگہ کو ملی تھی، اس نے وہاں چند ادھورے حروف ظاہر کیے تھے۔ حیا نے وہ طرف آنکھ کے سامنے کی۔ ادھورے الفاظ مکمل ہو کر ایک شعر میں ڈھل گئے۔ Around the emerald crucified and the freedom petrified، مصلوب زدہ زمرد اور ٹھہری ہوئی آزادی کے گرد۔ کسی احساس کے تحت اس نے تیسری متصل دیوار کو آنچ دکھائی۔ باکس کے تیسری طرف بھی کسی جادوئی اثر کی طرح سیاہ پڑنے لگی اور اوپر جیسے کوئی اندیکھا قلم سنہری روشنائی سے لکھنے لگا۔ Snapped there a bloody pine, split there some tears divine۔ ادھر خون میں ڈوبا صنوبر چٹکتا تھا اور آفاقی آنسو بکھرتے تھے۔ اب کوڈ بار سے متصل 2 دیواریں اور تیسری جو کوڈ بار کے بالکل متوازی تھی حروف سے بھری جا چکی تھی۔ باقی اوپر ڈھکن کی سطح جہاں ہراکلس کا قول لکھا تھا رہ گئی تھی، یا پھر نچلی طرف۔ اس نے دونوں کو آنچ دکھائی مگر کچھ نہ ہوا۔ اب صرف کوڈ بار والی ایک طرف بچی تھی۔ حیا نے احتیاط سے اس کو انگاروں کے قریب کیا۔ جیسے جیسے تپش لکڑی کو چھوتی گئی، کوڈ بار کے 6 چکٹوں کے اوپر ایک شعر ابھرتا گیا۔ Love lost in symbolic smell, under which the lion dwell۔ علامتی خوشبو میں ایک پیار کھو گیا جس کے نیچے لکیریں رہتی ہیں۔ پزل باکس کا آخری شعر۔ 8 مصروں کی نظم مکمل ہو گئی تھی۔ اب یہ نظم کس طرف اشارہ کر رہی تھی، یہ اس کو ابھی سوچنا تھا۔ پہلی بار اسے بری طرح متسم کی کمی محسوس ہوئی تھی۔ بہاریں پھول چننے کے لیے گئی تھی اور اب نیچے درختوں میں ادھر ادھر بھاگتی پھر رہی تھی۔ نیکلس کا غم اب تک اسے بھول بھال چکا تھا۔ وہ عائشہ کے ساتھ ایک درخت تلے چٹائی پہ بیٹھی اس کی ہدایت کے مطابق ہاتھ میں پکڑے لکڑی کے ٹکڑے کو تراش رہی تھی۔ سپہر کی نرم سی دھوپ سرخ صنوبر کے درختوں سے چھن چھن کر ان پر گر رہی تھی۔ ایک پزل باکس بنانے کے لیے 507 لکڑی کے چھوٹے بڑے ٹکڑے درکار ہوتے تھے۔ خاصا محنت طلب کام تھا۔ عائشہ نے اناتولیا کے ایک گاؤں میں کسی معمر چینی کاریگر سے یہ فن سیکھا تھا۔ تمہیں واچرز منگوانے کی ضرورت نہیں تھی، عبد الرحمن کی تو قیمتی تحائف دینے کی عادت ہے، یوں ہی بہارے کی عادتیں بگڑتی جائیں گی۔ اس کی بات پر حیا نے سر اٹھایا۔ اس نے ڈھیلی چوٹی کے باندھ کر آگے کو ڈال رکھی تھی اور چند لٹے چہرے کے اطراف میں جھول رہی تھی۔ تو اپنی طرف سے دینا چاہتی تھی مگر اس نے میری پوری بات ہی نہیں سنی۔ اب لے ہی آیا ہے تو واپس کیا کرنا۔ وہ سر جھکا کر رندہ لکڑی کے ٹکڑے پر آگے پیچھے رگڑنے لگی۔ لکڑی کے باریک رول شدہ چپس سے نیچے گر رہے تھے۔ اور ہاں، بہارے نے تمہارے لیے کچھ خریدا تھا۔ اسے لگا اس نے تم سے اس دن بہت بدتمیزی کر دی تھی۔ اچھا، کیا خریدا ہے؟ وہ مدھم مسکراہٹ کے ساتھ پوچھنے لگی۔ ایک ریشمی اسکارف ہے، مگر میں تو سر پہ اسکارف نہیں لیتی۔ بے اختیار اس کے لبوں سے نکلا۔ پھر پچھتائی، کسی کے تحفے کے لیے ایسے تو نہیں کہنا چاہیے۔ کوئی بات نہیں، گردن میں لے لینا۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے۔ وہ مسکرا کر دوبارہ رندہ لکڑی پر رگڑنے لگی۔ تمہیں پتہ ہے عائشہ، جب میں چھوٹی تھی نا، 10-11 سال کی، تب مجھے اسکارف پہننے کا بہت شوق تھا۔ میرے ابا اور تایا فرقان دونوں مجھے اکثر سر ڈھانپنے کو کہا کرتے تھے۔ انہیں ایسے بہت اچھا لگتا تھا۔ میری اماں بھی چاہتی تھی کہ میں سر ڈھکا کروں تاکہ میرے چہرے پر نور آ جائے اور میں اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو جاؤں۔ انہوں نے مجھے قرآن حفظ کرنے کے لیے ایک اسلامی اسکول میں بھی داخل کرایا، مگر میں وہاں سے تیسرے روز ہی بھاگ آئی۔ تب میرا اسکارف پہننے کا بہت دل چاہتا تھا، تو کیوں نہیں لیا؟ جواباً حیا نے دھیرے سے شانے اچکائے۔ مجھے آہستہ آہستہ سمجھ آ گئی کہ میرا فیس کٹ ایسا ہے کہ میں اسکارف میں اچھی نہیں لگوں گی۔ وہ کہہ کر سر جھکائے کام کرنے لگی۔ عائشہ اسی طرح ہاتھ رو کے اس کو دیکھ رہی تھی۔ کس کو؟ ہاں،
इसने नासमझी से सर उठाकर आयशा को देखा। तुम किसको इस काम में अच्छी नहीं लगोगी? लोगों को और कैमरे को, मसलन तस्वीरों में, और खुद को और अल्लाह ताला को। आयशा धीरे से मुस्कुराई। इसकी सब आंखें नरम धूप में सुनहरी लग रही थी। हो सकता है तुम अल्लाह ताला को इस काम में बहुत अच्छी लगती हो। वो एकदम बिल्कुल सुन्न हुई आयशा को देखे गई। तुमने एक दफ़ा मुझसे पूछा था हया कि मैं हर वक्त स्कार्फ क्यों पहनती हूँ। आयशा सर झुकाए लकड़ी के टुकड़े का किनारा तराशते हुए कह रही थी। मैं तुम्हें बताऊं, मेरा भी दिल करता है कि मैं खूबसूरत मलबूसात पहनूं जो ब्यू कदा में या इस्तांबुल या इटली या स्पेन की लड़कियां पहनकर आती हैं, बिल्कुल जैसे मॉडल्स पहनती हैं। और जब वो ऊंची हील के साथ रैंप पर चलती आ रही होती हैं तो एक दुनिया इनको मशहूर होकर देख रही होती है। मेरा भी दिल करता है कि मैं भी ऐसे स्मार्ट और ट्रेंडी डिज़ाइंस लिबास पहनकर जब सड़क पर चलूं तो लोग मशहूर और मुतासिर होकर मुझे देखें। लेकिन वो सांस लेने को रुकी। हया बिना पलक झपके सांस रोके से देख रही थी। लेकिन फिर मुझे ये ख्याल आता है, ये ख्याल कि एक दिन मैं मर जाऊंगी जिससे तुम्हारी दोस्त मर गई थी, और मैं इस मिट्टी में चली जाऊंगी जिसके ऊपर मैं चलती हूँ। फिर एक दिन सूरज मगरिब से निकलेगा और ज़मीन का जानवर ज़मीन से निकलकर लोगों से बातें करने लगेगा और लाल आंधी हर सू चलेगी। इस दिन मुझे भी सबके साथ उठाया जाएगा। तुमने कभी ओलंपिक्स के वो स्टेडियम्स देखे हैं जिनमें बड़ी बड़ी स्क्रीन नस्ब होती हैं? मैं खुद को एक ऐसे ही स्टेडियम में देखती हूँ। मैदान के ऐन वसत में खड़े स्क्रीन पर मेरा वजूद, मेरा चेहरा होता है और पूरा मैदान लोगों से भरा होता है। सब मुझे ही देख रहे होते हैं और मैं अकेली वहाँ खड़ी होती हूँ। मैं सोचती हूँ हया, अगर इस वक्त मेरे रब ने मुझसे पूछ लिया कि अनातोलिया की आयशा गुल, अब बताओ तुमने क्या किया? ये बाल, ये चेहरा, ये जिस्म, ये सब तो मैंने तुम्हें दिया था। ये ना तुमने मुझसे मांग कर हासिल किया था और ना ही इसकी कीमत अदा की थी। ये तो मेरी अमानत थी। फिर तुमने इसे मेरी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल क्यों नहीं किया? तुमने इससे वो काम क्यों किए जिनको मैं नापसंद करता हूँ? तुमने इन औरतों का रास्ता क्यों चुन लिया जिनसे मैं नाराज़ था? मैंने इन सवालों के बहुत से जवाब सोचे हैं, मगर मुझे कोई जवाब मुतमईन नहीं करता। रोज़ सुबह स्कार्फ लेने से पहले मेरी आंखों के सामने इन तमाम हसीन औरतों के दिलकश सरापे गर्दिश करते हैं जो टीवी पर मैंने कभी देखी होती हैं, और मेरा दिल करता है कि मैं भी इनका रास्ता चुन लूं। मगर फिर मुझे वो आखिरी अदालत याद आ जाती है। तब मैं सोचती हूँ, इस दिन मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगी? मैं तराजू के एक पलड़े में अपना वो सरापा डालती हूँ जिसमें मैं खुद को अच्छी लगती हूँ, और दूसरे में वो जिसमें मैं अल्लाह ताला को अच्छी लगती हूँ। मेरी पसंद का पलड़ा कभी नहीं झुकता, अल्लाह की पसंद का पलड़ा कभी नहीं उठता। तुमने पूछा था मैं स्कार्फ क्यों लेती हूँ, सो मैं ये इसलिए करती हूँ क्योंकि मेरे अल्लाह को ये अच्छी लगता है और मैं अल्लाह को ऐसे ही अच्छी लगती हूँ। वो अब छुरे की नोक से लकड़ी के किनारे में खम डाल रही थी। लड़कियां समंदर की रेत की मानित होती हैं हया। अया पड़ी रेत अगर साहिल पर हो तो कदमों तले रौंदी जाती है, और अगर समंदर की तह में हो तो कीचड़ बन जाती है। लेकिन इसी रेत का वो जर्रा जो खुद को एक मजबूत सीप में ढक ले, वो मोती बन जाता है। जोहरी इस एक मोती के लिए कितने ही सीप चुनता है और फिर इस मोती को मखमली डब्बों में बंद करके महफूज तिजोरियों में रख देता है। दुनिया का कोई जोहरी अपनी दुकान के शोकेस में असली ज्वेलरी नहीं रखता, मगर रेत के जर्रे के लिए मोती बनना आसान नहीं होता। वो डूबे बगैर सीप को कभी नहीं पा सकता। हया अब इसे नहीं देख रही थी। वो सर झुकाए रेगमाल लकड़ी के टुकड़े पर रगड़ रही थी। लकड़ी की घुंघरियाली पथरियां उतर उतर कर नीचे गिर रही थी। इसके अंदर भी कुछ ऐसा ही चटक रहा था। क्या वो समझ नहीं पाई थी, और कभी कभी इसे लगता कभी नहीं समझ सकेगी। कुबरा बहबलूल के घर और इनके खेत में काम करते, अदा चाय के पत्ते चुनते, इनकी मुर्गाबियों को दाना डालते। वो अब इनसे छोटे छोटे बज़ाहिर बेज़रर से सवाल कसरत से पूछने लगी थी। वो आयशा के बताए गए दो को कुबरा बहलूल के दो से जमा करके देखती तो जवाब 4 के बजाय 400 निकलता। अब इसे फिर से अब्दुर्रहमान पाशा के फ़ोन का इंतज़ार था, कब वो फ़ोन करे और वो अपने पत्थर फेंके। खेल पाशा ने शुरू किया था, इसे ख़त्म अब वो करेगी। चंद ही रोज़ में इसे ये मौका मिल गया। फ़ोन की घंटी बजी तो इसने कॉर्डलेस उठा लिया और ऊपर स्टडी में आ गई। हेलो, इसने बज़ाहिर सादगी से कहा। दूसरी जानिब चंद लम्हों की खामोशी छाई रही। फिर इसकी भारी खुरदुरी आवाज़ सुनाई,
دی۔ حیا بی بی کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیے۔ جی الحمدللہ۔ آپ کیا کر رہی تھی؟ وہ محتاط لہجے میں پوچھ رہا تھا، جیسے اس کا فون اٹھانے کا مقصد نہ سمجھا ہو۔ میں ایک کہانی لکھ رہی تھی۔ کہیں تو سناؤ۔ اب کی بار دوسری جانب متذبذب خاموشی چھائی رہی، پھر وہ گہری سانس لے کر بولا، جی سنا دیجئے۔ 3 سال پہلے کی بات ہے، انڈیا کا ایک عام سا اسمگلر اپنی ماں اور بھائی کے پاس بیوک ادا آتا ہے۔ اس کا بھائی بیوک ادا میں ایک بہت کامیاب ہوٹل چلا رہا ہوتا ہے۔ والد بھائی اس کے ساتھ ہوٹل کے کاموں میں دلچسپی لینا شروع کر دیتا ہے۔ بظاہر اسے اپنے بھائی کا بہت خیال ہے، مگر آہستہ آہستہ وہ ہوٹل پہ قبضہ کرنے لگتا ہے۔ وہ اپنے بھائی کے تعلقات استعمال کر کے اپنے تعلقات وسیع کرتا ہے، مافیا کے ساتھ روابط بڑھاتا ہے، اور تو اور اس کی ایک عالمی دہشت گرد تنظیم سے بھی روابط ہیں۔ پھر آج سے ٹھیک 2 سال پہلے وہ اپنے بھائی کو کچھ یوں ہراساں کرتا ہے کہ ایک روز بیچارہ بھائی چپ چاپ ہوٹل چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ یونان میں ہے، مگر در حقیقت کہاں ہے یہ اس بڑے بھائی سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ یہ اس سے باز پرس کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے سوائے ایک بوڑھی عورت اور 2 معصوم لڑکیوں کے۔ یوں وہ عام سا اسمگلر استنبول کے بارسوخ ترین افراد میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب بتائیے کیسی لگی کہانی؟ کہتے ہیں تو پبلشنگ کے لیے دے دوں؟ اس نے بہت معصومیت سے پوچھا۔ میں اس ساری بکواس سے کیا مطلب لوں؟ یہی کہ میرے بارے میں ذرا احتیاط سے کام لیجیے گا، ورنہ پیر کے نیچے دباؤ تو چونٹی بھی کاٹ لیتی ہے۔ بہت احسان فراموش لڑکی ہو۔ تمہیں بھول گیا ہے اس وقت جب تم اس بحری جہاز سے نیم مردہ حالت میں لے کر آیا گیا تھا؟ لمحے بھر کو بالکل چپ رہ گئی۔ میں پرسوں بیوکدا واپس آ رہا ہوں۔ تم نے جب تک ادھر رہنا ہے تم رہو، میں ادھر نہیں آؤں گا، نہ ہی تمہارے راستے میں آؤں گا، سو تم بھی میرے راستے میں آنے کی کوشش مت کرنا۔ دھمکی آمیز لہجہ اس بات کا غماز تھا کہ اس نے وہیں ہاتھ رکھا ہے جہاں سب سے زیادہ درد ہوتا تھا۔ میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں، اس کا فیصلہ ابھی نہیں لیا میں نے، اس نے محفوظ سے انداز میں کہہ کر فون رکھ دیا۔ اس نے میجر احمد کا شکریہ ادا کیا جس نے اسے ایک دوسرے نہج پر سوچنا سکھایا تھا۔ اور کیا قربان کر سکتی ہو تم اپنا فاصلہ گھٹانے کے لیے؟ رات سونے سے قبل یہ آخری بات تھی جو عائشہ نے اس سے پوچھی تھی۔ اس نے نیند میں ڈوبی آنکھیں کھول کر سوالیہ نگاہوں سے عائشہ کو دیکھا، پر بولی کچھ نہیں۔ میں بتاؤں؟ تم اپنی نیند قربان کرنا سیکھ لو، وہ کہہ کر لیٹ گئی تو حیا نے بھوجل ہوتی آنکھیں بند کر لی۔ صبح فجر کی اذان کے ساتھ ہی بہاریں اس کا کندھا جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر اسے اٹھا رہی تھی۔ اور جو عائشہ نے کہا ہے آج سے تم بھی ہمارے ساتھ قرآن پڑھنے جاؤ گی۔ میں؟ اس نے کسل مندی سے آنکھیں ذرا کھولی۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔ نہیں نہیں، اب تو تمہیں بھی جانا پڑے گا۔ ٹارچر تم بھی سہو نا، میں اکیلے کیوں برداشت کروں؟ اب اٹھ جاؤ۔ دم کٹی لومڑی دوسری کی دم پھندے میں پھنسے دیکھ کر بہت خوشی خوشی اچھلتی کودتی تیار ہو رہی تھی۔ حیا بدقت تمام کمبل پھینک کر اٹھی۔ اسے اور ڈی جے کو صبح خیزی کی عادت تو تھی، مگر ان کی صبح جو قضا ہونے کے بعد ہی ہوتی تھی، اور پھر بھاگم بھاگ کیمپس کی تیاری۔ اس نے اپنا لیمو رنگ کا زرد فراک پہنا جو ایک دفعہ جہان کے گھر پہن کر گئی تھی، اور گیلے بال کھلے چھوڑ کر سنگھار میں اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ابھی اس نے پرفیوم کی شیشی اٹھائی ہی تھی کہ بہار عقب میں زور سے چیخی، یہ کیا کر رہی ہو؟ کیا؟ وہ اس کے اچانک چلانے پر ڈر کر پلٹی۔ تم باہر جانے کے لیے پرفیوم لگا رہی ہو؟ بہار نے بے یقینی سے پوری آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ ہاں کیا ہوا؟ عائشہ گل کہتی ہے اچھی لڑکیاں باہر جانے کے لیے اتنا تیز پرفیوم نہیں لگاتی، تم یہ باڈی سپرے لگا لو، مگر پرفیوم نہیں، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ وہ بہت خفگی سے ڈانٹتی حیا کے ساتھ آ کھڑی ہوئی، اور پھر ایڑیاں اونچی اٹھا کر خود کو آئینے میں دیکھتی سر پر اسکارف لپیٹنے لگی۔ حیا نے ایک ہاتھ میں پکڑے پرفیوم کو دیکھا اور پھر ذرا سا خفت سے اس کو واپس رکھ دیا اور باڈی میں اٹھا لیا۔ حلیمہ آنٹی کے لون میں چاندی بچھی تھی، وہ مرکزی جگہ پر بیٹھی تھی اور سارے چھوٹے بڑے بچے ان کے گرد نیم دائرے کی صورت میں بیٹھے تھے۔ وہ تینوں جس وقت داخل ہوئی ایک جگہ سے بچوں نے فوراً جگہ چھوڑ کر دائرہ بڑا کر دیا۔ حلیمہ آنٹی نے ایک نرم مسکراہٹ ان کی طرف اچھال کر سر کو جنبش دی۔ وہ تینوں ساتھ ساتھ بیٹھ گئیں۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کے دھتکارے ہوئے شیطان سے، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔
قرات کرنے والا بچہ سنہرے بالوں والا ترک تھا جس نے سر پر جالی دار ٹوپی لے رکھی تھی۔ باقی بچے خاموش تھے۔ وہ اپنی باریک مدھر آواز میں پڑھ رہا تھا، آپ ایمان لانے والی عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہیں جھکا کر رکھا کریں اور اپنے قابل سطر اعضاء کی حفاظت کیا کریں۔ وہ جو ادھر ادھر دیکھ رہی تھی ایک دم گڑبڑا کر سیدھی ہو بیٹھی، اور وہ اپنی زینت ظاہر نہ کیا کرے وہ اس کی جو خود ظاہر ہو جائے۔ کم سن بچے کی آواز نے سارے ماحول کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ ہر سو ایک سحر سا طاری ہو رہا تھا۔ حیا نے بے اختیار سر پر اوڑے دوپٹے سے کان ڈھکے جس میں اس نے موتی والی بالیاں پہن رکھی تھی، وہی موتی جو جہان کے سیپ سے نکلے تھے۔ بہارے نے اسے ایک ایک موتی دونوں بالیوں میں پرو دیا تھا، تیسرا موتی حیا نے سنبھال لیا تھا، اور انہیں چاہیے کہ اپنی اوڑھیاں گریبانوں پر ڈالا رکھا کریں۔ کسی معمول کسی کیفیت میں اس نے گردن جھکا کر دیکھا، اس کا شیفون کا دوپٹہ سر پر تو تھا مگر گردن پر اس نے مفلر کی طرح لپیٹ رکھا تھا۔ مارے خفت سے اس نے دوپٹہ کھول کر شانوں پہ ٹھیک سے پھیلا کر لپیٹا۔ اس وقت سوائے حکم ماننے کے اسے کوئی چارہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ عائشہ گل کی باتیں نہیں تھیں جن پر الجھ کر ان کو ذہن سے جھٹکا جا سکتا تھا۔ یہ حکم بہت اوپر آسمانوں سے آیا تھا، وہاں سے جہاں انکار نہیں سنا جاتا تھا، جہاں صرف سر جھکایا جاتا تھا۔ ترک بچہ اپنا سبق ختم کر چکا تھا۔ حلیمہ آنٹی نے ہارے کو اشارہ کیا، وہ اپنا قرآن سامنے کیے طاؤس پڑھ کر اپنا سبق پڑھنے لگی۔ اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اس کے نور کی مثال ایک تاک کی طرح ہے جس میں چراغ ہیں، چراغ فانوس میں ہے، فانوس گویا ایک چمکتا ہوا تارا ہے، وہ ایک بابرکت زیتون کے درخت سے روشن کیا جاتا ہے، نہ مشرقی ہے نہ مغربی، قریب ہے اس کا تیل روشن ہو جائے اور اگرچہ اسے آگ بھی نہیں چھوتی۔ نور ہے اوپر نور کے، اللہ اپنے نور کی طرف سے راستہ دکھاتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ لون میں ایک دم بہت سی روشنی اتر آئی تھی، جیسے چمکتا چاند پورے افق پر چھا گیا ہو، جیسے سونے کی پتنگیں ہر سو آہستہ آہستہ نیچے گر رہے ہوں، جیسے نیلا آسمان سنہری قندیلوں سے جگمگا اٹھا ہو۔ وہ اس طلسم میں گہری سحر زدہ سی ہوئے سنے جا رہی تھی، بہاریں پڑ رہی تھی، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ان کے اعمال ایک چٹیل میدان میں سراب کی مانند ہیں۔ پیاسا اس کو پانی سمجھتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ اس کے قریب آتا ہے تو اس کو کچھ بھی نہیں پاتا، اور وہاں اللہ کو پاتا ہے، پھر اللہ اس کو اس کا پورا پورا حساب دیتا ہے، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ نیلا آسمان اندیکھی مشلوں سے روشن تھا، چاندی کی مشلیں وہاں روشن نہیں تھی مگر وہاں روشنی تھی، نور تھا اوپر نور کے، یا ان کی مثال سمندر کے گہرے اندھیروں کی مانند ہے۔ پھر اسے ایک لہر ڈھانپ لیتی ہے، اس کے اوپر ایک اور لہر، اس کے اوپر بادل، ان میں سے بعض کے اوپر بعض اندھیرے ہیں، اتنا اندھیرا کہ جب وہ شخص اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو اسے بھی نہیں دیکھ پاتا، اور جس کا نہیں بنایا اللہ نے کوئی نور تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی نور۔ بہاریں اپنا سبق ختم کر چکی تھی، دور مرمرہ کی لہریں کناروں پر سر پٹک پٹک کر پلٹ رہی تھی، واپس اپنے اندھیروں میں۔ کلاس کا وقت ختم ہوا تو سحر ٹوٹا، قندیلیں غائب ہو گئی، صبح کی روشنی میں آسمان کے چراغ چھپ گئے، بچے اٹھ اٹھ کر جانے لگے۔ حلیمہ آنٹی ان کی طرف ہی آ رہی تھی مگر وہ اپنی جگہ سن سی بیٹھی، کہیں بہت اندر گم تھی اپنی ذات کے اندھیروں میں۔ اندھیری لہر کے اوپر ایک اور لہر، اور اس کے اوپر غم کے بادل، اتنا اندھیرا کہ مشکلوں کا سرا سجھائی نہ دیتا تھا، اور جس کا نہیں بنایا اللہ نے کوئی نور تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی نور۔ وہ بالکل چپ چاپ اپنی جگہ پر اسی طرح بیٹھی تھی۔ ہوٹل گرینڈ بیوک ادا کے ایک نسبتاً ویران ساحل کے قریب واقع تھا۔ جزیرے کے بازار کے رش اور سیاحوں کے شور ہنگامے سے دور وہ ایک بہت پرسکون سی جگہ تھی۔ ہوٹل کی بلند و بالا عمارت کی کھڑکیوں سے مرمرہ کا سمندر بالکل سامنے دکھائی دیتا تھا۔ وہ ادا کا سب سے بڑا سب سے مہنگا ہوٹل تھا۔ دیمت فردوس پچھلے 3.5 سال سے ہوٹل کے مالک کی پرسنل سیکریٹری تھی۔ اس کا عہدہ 3.5 برس میں وہی رہا تھا، البتہ اس کا باس ایک دفعہ ضرور بدلا تھا۔ وہ تازہ ازمیر ترکی کا ایک شہر چھوڑ کر استنبول آئی تھی، اور کئی جگہ نوکری کے لیے دھکے کھانے کے بعد اسے استنبول سے دور اس جزیرے پر یہ جاب ملی تھی۔
तब दमियत का बॉस अब्दुर्रहमान पाशा नहीं था। इस वक्त वो इसके छोटे भाई की सेक्रेटरी थी, मगर इन पिछले 3 बरसों में बहुत कुछ बदला था। इस नरम सी सुबह में अपने डेस्क की कुर्सी संभाले पर्स उतारकर मेज पर रखते हुए भी वो यही सोच रही थी कि होटल ग्रैंड अब बहुत बदल गया था। इसका पिछला बॉस बहुत खुश शक्ल और सादा लोह सा आदमी था, ऐसा आदमी जिसमें कोई बनावट नहीं थी। वो होटल का मालिक होने के बावजूद अक्सर नीचे रेस्टोरेंट के किचन में काम करता पाया जाता था। इसके आम से हुलिये को देखकर कोई कह नहीं सकता था कि ये शख्स द्यूकदा के रईसों में से है। फिर वक्त बदलता गया। दीमत अब्दुर्रहमान पाशा को पहले कभी कभार और फिर अक्सर होटल में अपने भाई के साथ आते देखती रही, यहाँ तक कि आहिस्ता आहिस्ता होटल का कंट्रोल और वो ऑफिस अब्दुर्रहमान की दस्तरस में चला गया। अब्दुर्रहमान ने कैसे सब कुछ अपने काबू में किया, कोई चू भी ना कर सका, और इसका भाई कहाँ चला गया वो कभी नहीं जान सकी थी। वो इसकी सेक्रेटरी होकर भी अपने और इसके दरमियान मौजूद फासले को नहीं पाट सकी थी। इसे अब्दुर्रहमान के सिवाय छोटे मोटे दफ्तरी कामों के अलावा कुछ भी करने को नहीं दिया जाता था। कभी कभी दीमत को शक गुजरता कि एआरपी ने अपनी कोई और सेक्रेटरी रखी हुई होगी जो इसके मामूलात से बाखबर होगी, वरना इसके और ऑफिस में क्या होता था वो इससे कतन बेखबर थी। ये अलग बात है कि पिछले चंद माह में इसने महसूस करना शुरू कर दिया था कि होटल ग्रैंड में कुछ और भी हो रहा है, कुछ ऐसा जो गलत था, कुछ ऐसा जो एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते इसे कभी होने नहीं देना चाहिए था। मगर क्या वो समझने से कासिर थी और खोज लगाने की हिम्मत इसमें नहीं थी। अपनी दराज से एक फाइल निकालते हुए इसने यूं ही एक सरसरी निगाह सामने इस बंद दरवाजे पर डाली जिस पे एआरपी की तख्ती लगी थी और ठठक कर रुक गई। दरवाजे की निचली दर्ज से रोशनी झांक रही थी। क्या अब्दुर्रहमान वापस आ गया है? कब? इसे पता ही नहीं चला। वो खुशगवार हैरत में घिरी जल्दी जल्दी अपनी चीज़ों को तरतीब देने लगी। दुनिया चाहे जो भी कहे, वो अब्दुर्रहमान पाशा की सबसे बड़ी परिस्तार थी। इसने ज़िंदगी में कभी इतना सहर अंगेज़ और शानदार आदमी नहीं देखा था। बात हैंडसम होने या ना होने की नहीं थी, बात इस वक़ार और मकनातीसियत की थी जो इस आदमी की शख्सियत का खासा थी। इसी लम्हे इंटरकॉम की घंटी बजी। इसने जल्दी से फ़ोन उठाया। यस सर। दीमत, ब्रिंग मी अ कॉफ़ी। अपने भारी बारूद अंदाज में कहकर इसने फ़ोन रख दिया। वो अपना सारा काम छोड़कर नहायत मुस्तैदी से कॉफ़ी तैयार करने लगी। इसका बॉस 3 माह बाद इंडिया से लौटा था। वो बहुत खुश थी। कॉफ़ी की ट्रे उठाए इसने दरवाज़ा ज़रा सा बजा कर खोला। अब्दुर्रहमान पाशा का ऑफिस नहायत शानदार और पुरताइश अंदाज में आरास्ता किया गया था। अपनी शीशे की चमकती सतह वाली मेज़ के पीछे रिवॉल्विंग चेयर पर टेक लगाकर बैठा वो खिड़की से बाहर पुरसोच निगाहों से देखते हुए सिगरेट लोगों में दबाए हुए था। हल्की हल्की बड़ी शेफ में वो पहले से ज़्यादा बावकार लग रहा था। दुनिया को वो अच्छा लगे या बुरा, दीमत को इस जैसा कोई नहीं लगता था। इसने कॉफ़ी मेज़ पर रखी। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम बैक। वो मुस्कुराकर अपने बॉस को खुश आमदीद कह रही थी। थैंक्स। अब्दुर्रहमान ने एक सरसरी निगाह इस पर डाली और फिर आगे होते हुए सिगरेट उंगलियों में पकड़कर एश ट्रे में झटका। वहाँ राख के बहुत से टुकड़ों के ऊपर एक और टुकड़ा आन गिरा। पाशा के मुतालिक एक बात वो जानती थी, वो इतनी बेतहाशा स्मोकिंग शरीर परेशानियों तफक्कुर के आलम में किया करता था। सर आप कुछ और लेंगे? वो मौदब खड़ी पूछ रही थी। मेरे कोट पे दाग लग गया है, इसे साफ करवा लाओ। इसने मेज़ की दूसरी जानिब रखी कुर्सी के कंधों पर डले कोट की जानिब इशारा किया। खुद वो टाई की नॉट ढीली की शर्ट के कफ खोले बैठा था। इसका लिबास भी इसकी शख्सियत की तरह होता था, नफीस और शानदार। जी सर। दीमत ने एहतियात से कोट उठाया और बाहर निकल गई। तकरीबन 15 मिनट बाद जब वो स्याही का धब्बा साफ करके लाई तो पाशा का ऑफिस सिगरेटों के धुएं से भरा था। इसकी कॉफ़ी जूं की तूं रखी थी, अलबत्ता एश ट्रे में राख के टुकड़े भर चुके थे। सर आप ठीक तो हैं ना? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? इसने सिर्फ पेशेवराना तकल्लुफ़ में नहीं बल्कि दिली तफक्कुर के बायस पूछा। इसे मालूम था कि जवाबन वो इसे नो थैंक्स कहकर वापस जाने को कहेगा। वो अपने मामलात किसी से शेयर नहीं करता था। बैठो। इसने कुर्सी की तरफ इशारा किया। इसके इस हाथ में 2 सोने की कीमती अंगूठियां थी जो वो हमेशा पहने रखता था। दीमत हैरत छुपाती बैठ गई। दीमत वो सिगरेट की कश लेते
کھڑکی کے باہر ٹھاٹے مارتا سمندر کو دیکھتے ہوئے بولا تو اس کا لہجہ بے لچک اور سرد تھا۔ کسی غیر ملکی کو ترکی سے واپس بھیجنا ہو تو کیا کیا جائے؟ اتنی سی بات؟ سر، کوئی غیر ملکی اگر ترکی میں رہ رہا ہو تو یقیناً کسی وجہ سے رہ رہا ہوتا ہے۔ اسے جس چیز کی کشش ترکی میں نظر آ رہی ہو اس چیز کو ختم کر دینا چاہیے، اور اگر وہ کشش کسی انسان کی ہو، مثلاً ہسبینڈ کی، تو تب اس کشش کو ختم کرنا چاہیے۔ اور وہ کیسے؟ عبد الرحمن نے ذرا مسکرا کر اسے محظوظ انداز میں دیکھا۔ سر، کوئی عورت اپنے شوہر کو صرف تب چھوڑتی ہے جب اسے یہ لگتا ہے کہ اس کے شوہر نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ شدید بدگمان ہوئے بغیر عورت اپنے شوہر کو کبھی نہیں چھوڑتی۔ تمہارا مطلب ہے کوئی اس عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بہکائے؟ اس نے ناگواری سے سر ذرا سا جھٹکا۔ وہ کیوں کسی کی بات پہ یقین کرے گی؟ جی سر، وہ کسی دوسرے کی بات پہ یقین نہیں کرے گی، وہ صرف اپنے شوہر کی بات پہ یقین کرے گی۔ اور کوئی شوہر اپنے دھوکے یا اپنی بدعمالیوں کا داستان اپنے منہ سے اپنی بیوی کو کیوں سنائے گا؟ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ سب اپنی بیوی کو کہے۔ اب کہ دیمت ذرا معنی خیز انداز میں مسکرائی تھی۔ وہ سب کسی اور سے کہے گا، اور اگر ٹائمنگ صحیح رکھی جائے تو اس کی بیوی اس کے علم میں لائے بغیر اس کی باتیں سن لے گی۔ ایک معصوم سا اتفاق۔ بات ختم کر کے دیمت نے ذرا سا شانے اچکائے۔ عبد الرحمن کی آنکھوں میں ایک چمک در آئی۔ اس نے سگریٹ کا ٹکڑا ایش ٹرے میں پھینکا اور ذرا آگے ہو کر بیٹھا۔ مگر دیمت، کوئی آدمی کسی دوسرے کے بھی سامنے اپنے کسی بد عمل کا ذکر کیوں کرے گا؟ میں نے کہا نا سر، ٹائمنگ صحیح رکھی جائے تو سب ٹھیک رہے گا۔ وہ آدمی اپنے بد عمل کی داستان نہیں سنائے گا۔ وہ عمل کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو کسی کو ہیرو بنا دیتے ہیں، لیکن اگر سیاق و سباق کے بغیر پیش کیے جائیں تو وہ ہیرو کو ولن بھی بنا دیتے ہیں۔ عبد الرحمن پاشا کی مسکراہٹ گہری ہوتی چلی گئی۔ اس کے چہرے پر چھائی فکر غائب ہو رہی تھی۔ دیمت، جو کام میں پچھلے 5 مہینوں میں نہیں کر سکا وہ تم نے 5 منٹ میں کر دکھایا۔ تھینک یو سو مچ۔ وہ واقعتاً اس کا بہت ممنون تھا۔ دیمت کا دل خوشی سے بھر گیا۔ وہ بہت مسرت سے اٹھی تھی، گو کہ اندر سے وہ جانتی تھی کہ عبد الرحمن کسی بیوی کو اس کے شوہر سے بدظن کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ یہ غلط کام تھا، مگر عبد الرحمن کا تشکر ہر شے پر چھانے لگا۔ تمہارا شوق کیسا ہے؟ ابھی تک وہ وینٹ پہ ہے؟ جی سر، کرسی سے اٹھتے ہوئے اس نے مغموم انداز میں بتایا۔ ایک حادثے کے بعد اس کا شوہر کچھ عرصے سے وینٹیلیٹر پہ تھا، اور یہ پورا ہوٹل گرینڈ جانتا تھا۔ ایڈوانس سیلری چاہیے ہو تو بتا دینا۔ تھینک یو سر۔ وہ پورے دل سے مسکرائی۔ عبد الرحمن سے لالچ دے رہا تھا، یہ اس کے مشورے کا انعام تھا۔ وہ بہت فرحت سے واپس جانے کے لیے مڑی تھی۔ تمہارا ہیئر اسٹائل اچھا ہے دیمت، عبد الرحمن نے اس کے عقب میں پکارا تھا۔ اس کے قدم زنجیر ہو گئے۔ وہ بہت الجھن سے واپس پلٹی۔ عبد الرحمن اب ایک فائل اٹھا کر اس کی ورگردانی کر رہا تھا۔ وہ بظاہر اس کی طرف متوجہ نہ تھا، مگر اس نے یہ بات کیوں کی؟ پچھلے 3 برسوں میں تو اس نے کبھی دیمت کے بالوں کا خیال نہیں آیا تھا، نہ ہی وہ عورتوں سے شگف رکھنے والا بندہ تھا۔ پھر اس نے یہ کیوں کہا؟ تھینک یو سر، وہ تذبذب سے انداز میں بولی۔ ویسے تمہارا پچھلا ہیئر اسٹائل بھی اچھا تھا۔ پچھلا؟ اس نے بہت الجھ کر اپنے باس کو دیکھا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ دیمت نے تو پچھلے 3 برسوں میں سوائے اس کٹنگ کے دوسری کوئی کٹنگ نہیں کرائی تھی۔ ہاں، جو انطالیہ کے ساحل پہ تھا۔ تم پہ گھگرالے سرخ بال اچھے لگتے ہیں۔ وہ فائل کی طرف متوجہ بہت سرسری انداز میں کہہ رہا تھا۔ دیمت کے قدموں کے نیچے سے زمین سے رک گئی۔ وہ پتھر کا بت بن گئی رہ گئی تھی۔ ایک دم کمرے میں گھٹن بہت بڑھ گئی تھی۔ اسے سانس نہیں آ رہا تھا۔ وہ بدعقت تمام باہر نکلی اور اپنی کرسی پر ڈھے سے گئی۔ انطالیہ کا ساحل، سرخ گھنگریالے بال۔ 6 سال پہلے اس نے ایک ایکس فرینڈ میگزین کے لیے ماڈلنگ کی تھی۔ وہ بدنام زمانہ میگزین صرف انطالیہ میں چھپتا تھا اور وہاں سے باہر نہیں جایا کرتا تھا، مگر تب اسے پیسے چاہیے تھے اور وہ نشے میں تھی۔ بعد میں وہ شرمندہ تھی۔ اس نے وہ جگہ، وہ شہر، سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ اس کے خاندان، اس کے دوستوں، کسی کو اس میگزین کے ان چند کاپیز کا علم تک نہیں ہوا تھا۔ وہ میگزین تو شاید اب ردی کا ڈھیر بن کر اس دنیا سے ہی غائب ہو گیا ہو۔ تو پھر عبد الرحمن پاشا کو کیسے پتہ چلا؟ وہ سر دونوں ہاتھوں میں گرائے بیٹھی تھی۔ اس کی بے لچک آواز کی دھمکی وہ سمجھتی تھی، اگر اس نے یہ گفتگو کسی کے سامنے دہرائی تو وہ میگزین منظر عام پر آ جائے گا اور اس کا گھر، بچے، زندگی سب تباہ ہو جائے گا۔ اس نے چہرہ اٹھا کر بے بس متنفر نگاہوں سے ARP کے آفس کے بند دروازے کو دیکھا۔
ब्लैक मेलर। इसकी आंखों में बेख्तियार आंसू आए थे। इसे आज इल्म हुआ था कि अब्दुर्रहमान पाशा ने कैसे हर शय को अपने काबू में किया था। बंद दरवाजे के इस पार वो खिड़की के सामने खड़ा था। इसके हाथ में इसका कीमती मोबाइल था जिसमें वो कोई नंबर ढूंढ रहा था। एक नंबर पर आकर इसका हाथ थम गया। वो नंबर इसने अंग्रेजी में डियरेस्ट ब्रदर के नाम से महफूज कर रखा था। अब इस नंबर पर रब्ता करने का वक्त आ गया था। अगर हर चीज़ वैसी ही होती जाए जैसे वो सोच रहा था तो। इसने मुस्कुरा कर इस नंबर को देखा और फिर इसके नाम पैगाम लिखने लगा। मैं इंडिया से वापस ब्यूकदा आ चुका हूँ, क्या हम मिल सकते हैं। पैगाम जाने के पूरे 1.5 मिनट बाद इसी नंबर से जवाब आया था, जहन्नुम में जाओ तुम, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। वो पैगाम पढ़ते हुए महसूस से अंदाज में हंस पड़ा, फिर मुस्कुराकर सर झटकते हुए जवाबी पैगाम लिखने लगा। मैं जहन्नुम में बाद में जाऊंगा, पहले तुमसे तो मिल लूँ। तुम होटल ग्रैंड आओगे या मैं इस्तकलाल स्ट्रीट में बर्गर किंग पर आ जाऊँ। सेंड का बटन दबाते वक्त वो जानता था कि ब्रदर डेरिस का जवाब इन दोनों जगहों में से ही होगा। वो इनकार नहीं करेगा। इसने आज तक अब्दुर्रहमान को ना नहीं की थी, वो इसे ना कभी नहीं कर सकता था। हया इस सुबह जब हलीमा आंटी के घर से वापस आ रही थी तो इसके मोबाइल पे जेहान का पैगाम आया था। बग्गी से उतरते हुए इसने पैगाम खोल कर पढ़ा, सुनो मैं अभी ज़रा काम से ब्यूकदा आ रहा हूँ, दोपहर में मिलते हैं, लंच साथ करेंगे ठीक। हया ने हैरत से टाइम देखा, सुबह के 7 बजे थे। अगर वो अभी चला हो तो 8 साढ़े 8 तक पहुँच जाएगा। फिर वो दोपहर तक ब्यूकदा में क्या करेगा। इसका कब से इस जजीरे में कोई काम होने लगा। वो उलझती अंदर आई थी। बैग बेड पर रखते हुए इसने मोबाइल पर जेहान का नंबर मिलाया। नंबर बिजी जा रहा था। इसने फ़ोन रखा और चौखट में आग खड़ी हुई। सामने आयशे और बहारें अपनी चीज़ें इकट्ठी करती नजर आ रही थी। उन्होंने अब जंगल जाना था। आज मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकूंगी आयशे, जेहान आ रहा है, वो ज़रा उलझी उलझी सी बता रही थी। श्योर, आयशे ने समझकर सर हिला दिया और थैला लिए बाहर चली गई। फिर 8 बजे के करीब वो सिंघार में इसके सामने आ खड़ी हुई। जेहान आ रहा था, इसे ढंग से तैयार हो जाना चाहिए। इसने हल्के हल्के नम बालों में ब्रश फेरा, फिर एक दराज से वो थैली निकाली जिसमें इसका तीसरा मोती रखा था। बहारे के सिल्वर चेन में इसने वो मोती वैसे ही परो दिया जैसे वो दोनों बहनें परोती थी और चेन गर्दन से लगाकर दोनों हाथ पीछे ले जाकर हुक बंद किया। तंग जंजीर गर्दन से चिपक गई थी और दरमियान में अटका मोती मजीद चमकने लगा था। अब इसने फिर से जेहान का नंबर मिलाया। घंटी जा रही थी। हेलो, जेहान बोला तो पीछे बाजार का मखसूस शोर था। जेहान तुम पहुंच गए? हाँ, मैं तुमसे दोपहर में मिलता हूँ। तो तुम दोपहर तक क्या करोगे इधर? वो ज़रा रुका, मैं एक दोस्त से मिलने आया था, अभी इसके पास जा रहा हूँ। कौन सा दोस्त? अचंभे से पूछते हुए इसे एहसास हुआ कि जेहान ने सिवाय अली करामत और इसकी माँ के कभी अपने दोस्तों का जिक्र नहीं किया था। क्या इसका कोई दोस्त नहीं था या वो अपने दोस्तों का जिक्र मस्तूर रखता था? कोई तुम नहीं जानती? अच्छा, मैं फारिग होकर कॉल करता हूँ। वो उजलत में लग रहा था। ओके। इसे फ़ोन कान से हटाया, फिर सोचा कि लंच पर ही पूछ लूँगी क्योंकि वो जिहान को इस सफ़ेद महल में नहीं बुलाना चाहती थी। सो जल्दी से फ़ोन कान से लगाकर हेलो जिहान कहा कि मुबादा इसने फ़ोन बंद न कर दिया हो। जिहान भी फ़ोन बंद करने के बजाय कान से हटाकर दूसरी तरफ किसी से बात करने में मसरूफ़ था। इसने यकीनन हया का हेलो नहीं सुना था। वो तुर्की में कुछ कह रहा था, कोई मुबहम सा फिक्रा जिसमें हया को सिर्फ ओतल ग्रेन समझ में आया था। साथ ही राब्ता मुनक़ता हो गया। ओतल ग्रैंड यानी होटल ग्रैंड। जिहान ने होटल ग्रैंड का जिक्र किया, यानी वो होटल ग्रैंड जा रहा था। वह हैरान होने के साथ साथ परेशान भी हो गई। क्या जिहान को इल्म नहीं कि वो अब्दुर्रहमान पाशा का होटल है और पाशा तो अब ब्यूकदा वापस आ गया है। लोग अमूमन रेस्टोरेंट्स में ही मिलते हैं, इसलिए इसने यकीनन अपने दोस्त को वही मुकाम बता दिया होगा। और जिहान तो सिरे से किसी अब्दुर्रहमान पाशा को नहीं जानता था। फिर अच्छा छोड़ो सब, दोपहर में इससे मिलना तो पूछ लेना। सारे ख्यालात जहन से झड़कती वो पजल बॉक्स लेकर उठी और स्टडी में आ बैठी। कुछ देर तो वो बॉक्स को उलट पुलट कर देखती रही, फिर एकदम एक नहज पर पहुंचकर वो बॉक्स में इस पर रखकर उठी और तेज़ी से सीढ़ियाँ फलांगती नीचे आई। जर्द लंबे फ्रॉक पे इसने भूरा स्टोल शानों के गिर्द सख्ती से लपेट लिया, बाल यूं ही खुले रहने दिए और पर्स में काली मिर्च का स्प्रे रखकर वो बाहर निकल आई। इसे मालूम था कि
وہ اب تک جہان کو اور ہوٹل گرینڈ کو نہیں دیکھ لے گی، اسے بے چینی رہے گی، اب چاہے اس کے لیے اسے تنہا کیوں نہ سفر کرنا پڑے۔ ویسے بھی جزیرہ چھوٹا سا تھا، ہوٹل گرینڈ اور اس کی اگبی پھولوں کی مارکیٹ اس محل سے قریباً 15 منٹ کی ہارس رائڈ پہ تھی، مگر بندرگاہ سے اس جگہ کا فاصلہ 5-10 منٹ اوپر تھا۔ کیا تم مجھے 10 منٹ میں پھولوں کی مارکیٹ پہنچا سکتے ہو؟ اس نے 5 لیرہ کے 2 کڑکڑاتے نوٹ بھگی بان کے سامنے کر کے سنجیدگی سے پوچھا۔ بھگی بان نے ایک نظر نوٹوں کو دیکھا اور دوسری اس پر ڈالی۔ شور اگلے لمحے اس کی بھگی کے دونوں گھوڑے پتھریلی سڑک پر دوڑ رہے تھے۔ وہ ایک لمبی سیدھی سڑک تھی جو 2 رویا درختوں سے گھری تھی اور اس کے آخری سرے پر ہوٹل گرینڈ کی بلند و بالا عمارت کھڑی تھی۔ عمارت کے پیچھے ساحل تھا، گویا یہاں سے نظر نہیں آتا تھا۔ عمارت پوری کالونی میں ممتاز دکھتی کیونکہ آس پاس چھوٹے موٹے کیفے تھے یا پھر پھولوں کی دکانیں۔ پھولوں کی مارکیٹ یہاں سے شروع ہو کر ہوٹل کے عقب میں پچھلی گلی تک پھیلی تھی۔ وہ پھولوں کے ایک اسٹال پر جا کھڑی ہوئی اور یوں ہی بے توجہی سے پھول اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگی۔ بے چین نگاہیں بار بار اٹھ کر ہوٹل کے دروازے کا طواف کرتی۔ پتہ نہیں جہان نے آنا بھی تھا یا نہیں، اس نے یوں ہی اس ہوٹل کا تذکرہ کیا تھا۔ تبھی گلی کے سرے پر ایک بھگی رکتی دکھائی دی۔ اس میں سے نیچے اترنے والا شخص بلا شبہ جہان ہی تھا۔ اس نے سر پر سرخ کیپ لے رکھی تھی اور اب وہ والیٹ سے پیسے نکال کر بھگی بان کو دے رہا تھا۔ حیا جلدی سے ایک اونچے شیلف کے پیچھے جا کھڑی ہوئی جس پہ گملے رکھے تھے۔ گملوں اور پھولوں کی جھکی ٹہنیوں کے درمیان درزوں سے اسے وہ نظر آ رہا تھا۔ پیسے دے کر وہ آگے بڑھ گیا۔ وہ اب ہوٹل کی مخالف سمت میں سر جھکائے جیبوں میں ہاتھ ڈالے چلتا جا رہا تھا۔ اس کا رخ ہوٹل کے عقبی گلی کی جانب تھا۔ بیچارہ آیا ہوگا کسی دوست سے ملنے، وہ کیوں اس کے پیچھے پڑ گئی، وہ کیوں اس کا تعاقب کر رہی ہے؟ اس نے جھنجھلا کر خود کو کوسا۔ جہان کے آس پاس سڑک پہ بہت سے لوگ دوسری سمت میں جا رہے تھے، وہ بھی اس ریلے کے پیچھے چل دی۔ اب جہان کو پکارنا بے وقوفی کے سوا کچھ نہ تھا، بس وہ کہیں کسی کیفے میں چلا جائے تو وہ واپس چلی جائے گی۔ گلی کے دوراہے پر پھولوں کا ایک بڑا سا اسٹال لگا تھا، وہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور ایک فلورل میگزین اٹھا کر چہرے کے سامنے کر لیا۔ میگزین کے اطراف سے اسے گلی کا عقبی حصہ نظر آ رہا تھا جہاں دور آخری سرے پر ہوٹل گرینڈ کی پشت تھی۔ وہاں ایک چھوٹا سا پرائیویٹ پارکنگ لاٹ بنا تھا اور مستعد گارڈ پہرا دے رہے تھے۔ یقیناً وہ ہوٹل کے مالکان کے لیے تھا اور یقیناً وہاں پر کوئی پرائیویٹ لفٹ بھی ہوگی جو ہوٹل کے اعلیٰ عہدیداران کو ڈائریکٹ اپنے فلور تک پہنچا دیتی ہوگی۔ اس نے میگزین کے کور کا کنارہ ذرا سا موڑ کر دیکھا۔ جہان اسی طرح سر جھکائے چلتا ہوا سامنے جا رہا تھا ہوٹل گرینڈ کی عقبی طرف۔ سیلز مین اب اس سے کیا چاہیے پوچھ رہا تھا۔ ٹیولپس، سبز رنگ کا ٹیولپ مل سکتا ہے؟ اس نے ارد گرد ٹیولپ کے پھولوں کو دیکھتے ہوئے وہ رنگ پوچھا جو استنبول کیا کرۂ ارض پہ بھی شاید ہی ملتا۔ اس کے خیال میں سبز رنگ کا ٹیولپ؟ دکاندار ذرا حیران ہوا، پھر بولا مل جائے گا۔ اتنے زیادہ کیوں ہوتے ہیں ٹیولپس استنبول میں؟ جہاں دیکھو ٹیولپس ہی نظر آتے ہیں۔ اس نے جلدی سے دوسرا سوال جھاڑا۔ کنکھیوں سے اسے جہان اب پارکنگ لاٹ تک پہنچتا نظر آ رہا تھا۔ وہاں رک کر اس نے والیٹ نکال کر گارڈ کو کچھ دکھایا، شاید اپنا آئی ڈی کارڈ۔ نفی میں سر ہلا کر جواباً کچھ کہہ رہا تھا۔ ٹیولپس تو استنبول کا سمبل ہیں۔ کیا آپ نے ٹیولپس فیسٹیول کے بارے میں؟ جوش و خروش سے اسے فیسٹیول کے بارے میں بتانے لگا جس میں اسے قطعاً کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ بظاہر سر ہلا کر سنتی، گاہے بگاہے ایک نگاہ ہوٹل کے عقبی پارکنگ لاٹ پر ڈال لیتی جہاں وہ ابھی تک کھڑا گارڈ سے کچھ کہہ رہا تھا۔ جب تک وہ واپس پلٹا، حیا اسٹول پر بیٹھ کر میگزین چہرے کے سامنے کیے پھولوں میں کیموفلاج ہوئی بیٹھی تھی۔ اب بس جہان چلا جائے تو وہ بھی خاموشی سے نکل جائے گی۔ کسی نے نرمی سے میگزین اس کے ہاتھ سے کھینچا۔ اس نے چونک کر دیکھا۔ جب اپنا چہرہ چھپانے کے لیے میگزین اس کے سامنے کرتے ہیں تو اس کو الٹا نہیں پکڑتے۔ عین اس کے سر پر کھڑے جہان سکندر نے نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ کہہ کر میگزین سیدھا کر کے اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ اگر زمین میں گڑ جانے سے زیادہ مبالغہ آمیز محاورہ ہوتا تو اس وقت حیا سلیمان پر صادق اترتا۔ وہ قدرے بکھلا کر کھڑی ہوئی۔ اوہ، تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ جواباً جہان نے مسکراہٹ دبائے سوالیہ ابرو اٹھائے۔ نہیں، بلکہ میں ادھر کیا کر رہی ہوں؟ وہ ذرا خفت سے مسکرائی۔ میں ایک کام سے آیا تھا اور تم شاید میرے پیچھے۔ وہ مسکرا کر بولا مگر اس کا چہرہ ذرا ستا ہوا لگ رہا تھا۔ نہیں، تمہارے پیچھے کیوں؟ میں بھی ایک کام
काम से आई थी। वो संभल कर मुस्कुरा कर बोली, अलबत्ता दिल अभी तक यूं ही धक धक कर रहा था। वाकई? हाँ, मैं इस इलाके में एक रिपोर्ट लिख रही हूँ, हालांकि एक जर्नलिस्ट दोस्त के लिए। बहुत दिलचस्प है। जिहान ने जवाबन निगाहें झुकाकर इसके खाली हाथों को देखा। और तुम कागज़ के बगैर ही रिपोर्ट लिखती हो? ये नोटबुक कहाँ गई? ओह, ये रखी है। इसने अब बहुत इत्मीनान से स्टॉल के इस तरफ दुकान के काउंटर पर रखी नोटबुक उठाई और इसे सीने से लगाकर बाजू लपेटते हुए मुस्कुराकर जिहान को देखा। जिहान ने गर्दन मोड़कर दुकानदार को देखा। दुकानदार ने एक कलम मेज से उठाकर हया की तरफ बढ़ाया। ये आपका कलम, क्या मेरे इंटरव्यू के साथ मेरी तस्वीर भी छपेगी? तो दुकानदार ने बहुत सादगी से पूछा। कोशिश करूंगी, इसने मुस्कुराहट दबाए सर हिला दिया। जिहान चाने उचकाकर पलट गया तो इसने एक ममनून निगाह दुकानदार पर डाली, जो जवाबन मुस्कुरा दिया था। वो जल्दी से जिहान के पीछे लपकी। मिल लिए दोस्त से? नहीं, बाद में मिलूंगा। सुलेमान मामू परसों इस्तांबुल आ रहे हैं, तुम्हें पता है? वो दोनों साथ साथ जजीरे की एक गली में चल रहे थे जब जिहान ने बताया, मालूम है, इसलिए आज मैं तुम्हारे साथ वापस चली जाऊंगी। इसने अभी अभी का तरतीब दिया हुआ प्रोग्राम बताया। अब्बा ने जब इससे कारोबारी ट्रिप का जिक्र किया था तो इसने इस्तांबुल वापस जाने का तहैया कर लिया था। अब जिहान के आने से आसानी हो गई थी। इससे ज़्यादा छुट्टियां वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी। ईसा की पहाड़ी किस तरफ थी? जब सड़क ख़त्म हो गई और वो पहाड़ी रास्ते पर चढ़ने लगे तो जिहान एक जगह रुक गया और ज़रा मुतज़ब्ज़ब अंदाज में दो मुखालिफ सिमतों में जाने वाली पहाड़ी रास्तों को देखा। ये कैसे हो गया कि जिहान सिकंदर को अपने तुर्की के रास्ते भूल गए? वो ज़रा जता कर मुस्कुराती एक सिमत ऊपर चढ़ने लगी। ठंडी हवा से उड़ती शॉल को इसने सख्ती से शानों के गिर्द लपेट रखा था। जिहान सिकंदर जब ब्यू कदा तुम्हारे और डीजे के साथ आया था तो इस वक्त 2 साल बाद इधर आया था। और मुझे याद है तब भी डीजे के फ़ोन करने पर तुम बमुश्किल राज़ी हुए थे। ओह, तुम इस वक्त डीजे के साथ बैठी हमारी बातें सुन रही थी। मुझे तो डीजे ने बताया था कि तुम मसरूफ़ हो। वो इसके पीछे पहाड़ी पर चढ़ते हुए हल्के से मुस्कुरा कर बोला। इसने बाद में बताया था। वो मुड़ी नहीं, मगर इसे हैरत हुई थी कि जिहान को इतनी पुरानी, इतनी जुजियात के साथ बातें कैसे याद थीं। ईसा ईसा टपी यानी ईसा की पहाड़ी। इसकी चोटी पर वो यूं ही छोटी छोटी बातें करते पहुंच ही गए थे। पहाड़ी की चोटी किसी सरसब्ज लॉन की तरह चपटी और घास से ढकी थी। वहाँ फासले फासले पर बहुत ऊंचे दरख्त लगे थे, यूं जैसे किसी यूनिवर्सिटी कैंपस का लॉन हो। दूर दूर टोलियों में लोग बैठे थे। एक तरफ एक चौकोर ब्लॉक की इमारत लकड़ी की अजीम और शान कदीम इमारत थी। वो एक खस्ता हाल कदीम यूनानी यतीम खाना था जिसको देखने लोग दूर दूर से हिल जीसस की पहाड़ी, ईसा की पहाड़ी पे आते थे। वो दोनों एक दरख्त तले आ बैठे। हया ने तने से टेक लगा ली जबकि जिहान इसके करीब ही कोहनी के बल घास पर नीम दराज हो गया। इसे बेख्तियार तोप कपी के अगबी बरामदे का मंजर याद आया जब वो दोनों इसी तरह बैठे थे। लम्हे जजीरे की हवाओं से फिसलते लकड़ी की कदीम इमारत पर गिर रहे थे, गोया बारिश के अनदेखे कतरे हों। इमारत के करीब चंद लड़के घास से हटकर एक अलाव के गिर्द बैठे बातें कर रहे थे। अलाव से आग की लपेटें उठ उठ कर फजा में गुम हो रही थी। जिहान, कभी तुमने अपनी जिल्द पर जलने का जख्म महसूस किया है? वो दूर इस अलाव को देखती पूछ रही थी। गरीब शेफ दिन में कई बार हाथ जलाता है मादाम। इसने एक निगाह जिहान पर डाली। इसने सवाल ज़ाया किया था। ये बात इसे मेजर अहमद से पूछनी चाहिए थी। इसने सवाल गलत बंदे से किया था। तुम हर वक्त अपने आप को इतना गरीब क्यों कहते हो? लम्हे भर को इसे जिहान पे बेतरह गुस्सा आया था। इस्तकलाल स्ट्रीट में तुम्हारा रेस्टोरेंट है, जहांगीर में तुम्हारा घर है, और जिस रोज़ हम पाकिस्तान से आए थे मैंने देखा था एक से बढ़कर एक कीमती गैजेट तुम्हारे कमरे में रखा था। अब वो सब तो तुम्हें गिफ्ट नहीं मिले थे ना? तुम जख्म की बात कर रही थी। तुम्हारी गर्दन का जख्म ठीक हुआ? वो बगैर शर्मिंदा हुए बहुत डिटाई से मौजू बदल गया। मेरे जख्म बहुत से हैं, मैंने इनका शुमार छोड़ दिया है। वो ज़रा तलखी से कहती रुख मोड़कर कदीम खस्ता हाल इमारत को देखने लगी। हरकत करने से इसके कान की बाली में मौजूद मोती हिलने लगा था, मगर जहां को तो याद भी नहीं होगा कि मोती इसने हया को दिया था। तुम्हारी रिपोर्ट कहाँ तक पहुँची? वो मुस्कुराहट दबाए इसे देखते हुए पूछने लगा, जैसे इसे अभी तक यकीन नहीं हो कि हया इत्तेफाक से फूलों की मार्केट में थी।
बहुत दूर तक सुनना चाहोगे? हाँ, तुमने इस बेचारे दुकानदार से फूलों के मुतालिक कौन सा राज उगलवाया? ज़रा मैं भी तो सुनूं। वो कोहनी के बल ज़रा ऊपर को होकर बैठते हुए बोला, मैं फूलों के मुतालिक नहीं, अब्दुर्रहमान पाशा, इसके गुमशुदा भाई और होटल ग्रैंड के मुतालिक रिपोर्ट लिख रही हूँ। और ज़िंदगी में पहली बार इसने जिहान के चेहरे से रंग उड़ता देखा। वो एकदम सीधा होकर बैठा। तुम मजाक कर रही हो? नहीं, मगर अब तुम ये मत कहना कि इस्तांबुल में अब्दुर्रहमान पाशा नामी कोई बंदा नहीं है। वो है, और वो होटल ग्रैंड का मालिक है। लेकिन तुम जानते हो इस होटल का असल मालिक कौन था? जहान ने जवाबन सवाल नहीं किया। वो बिना पलक झपके से देख रहा था। इसका छोटा भाई, अब्दुर्रहमान का एक छोटा भाई था, जो अचानक 1.5-2 साल कबल मंजर आम से गायब हो गया। अगर आज वो इधर होता तो अब्दुर्रहमान पाशा इतना मजबूत और नाकाबिल शिकस्त ना बना बैठा होता। मैं वो वजह तलाश कर रही हूँ जिसके बायस इसका भाई यूँ रुपोश हुआ है। तुम ये सब जानकर क्या करोगी? वो बहुत उलझन से इसे देख रहा था। मैं ये स्टोरी हाले को दूंगी और वो अपनी सहाफ़ी दोस्त को। यूँ मासूम सी ये कहानी अखबार में छपेगी, और अगर ये चीज़ एक दफ़ा मीडिया के हाथ लग जाए तो प्रेशर के बायस या तो अब्दुर्रहमान अपने भाई को ढूंढ निकालेगा या मीडिया। वो बहुत ज़ोर से बोलती जा रही थी। अगर ये इतना आसान होता तो कोई पहले ही कर चुका होता। और तुम इसके भाई को मंजर आम पर लाकर क्या करोगी? मैं चाहती हूँ कि लोग इस गलत फहमी से निकल आए। ये लॉर्ड वॉलमार्ट का नाम है। तुम यकीन करो जिहान, मैंने जितनी इस मामले पर तहकीक की है, इतना ही मुझे अंदाज़ा हुआ है कि पाशा कुछ भी नहीं है। ये महज एक जाली प्रोपेगेंडा मुहिम है। बाज़ लोग खुद को ताकतवर कहलाकर अपनी अना को तस्कीन पहुँचाते हैं। मैं कानून पढ़ रही हूँ, मुझे इन बारीकियों का पता है। अच्छा हुआ तुमने बता दिया तुम कानून पढ़ रही हो, वरना मैं तो अब तक भूल ही चुका था। बात मत बदलो। तुम सोच भी नहीं सकते कि जब मीडिया में ये बात आएगी कि होटल ग्रैंड का असल मालिक यूनान नहीं बल्कि कहीं किसी छोटी सी जगह पर गुमनामी की ज़िंदगी बसर कर रहा है, तो इस बात को कितना उछाला जाएगा। स्टॉप दिस हया। वो एकदम झंझलाया था। तुम क्या ज़रूरत है तुम्हें पुराने मसले में पढ़ने की? ज़रूरी तो नहीं है कि पाशा ने अपने भाई को निकाला हो सकता है वो खुद गया हो सकता है इन दोनों के दरमियान कोई सेटलमेंट हो। हज़ार मुमकिनात हो सकती हैं। और हो सकता है इसने खुद अपने भाई को वापस आने से रोक रखा हो। अगर अखबारात इस खबर को उछालेंगे तो अब्दुर्रहमान पाशा की इस खुद साख्ता शोहरत के गुब्बारे से सारी हवा निकल जाएगी। वो बहुत से बोली थी। फिर जिहान के तासुरात देखकर अचंबा हुआ। वो बहुत मुस्तरिब और खौफज़दा सा लग रहा था। अब्दुर्रहमान पाशा को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा तो इसके भाई को। हया, बहुत से लोग नई ज़िंदगियाँ शुरू कर लेते हैं। वो खुद ही अपनी पुरानी ज़िंदगी में नहीं लौटना चाहते। इस तरह इसको एक्सपोज करके तुम इसकी ज़िंदगी मुश्किल में डाल दोगी। खामखा मत पड़ो इन लोगों के मसलों में। चलो चलते हैं, मुझे वापस काम पे भी पहुंचना है। वो एकदम ही खड़ा हुआ। इसके अंदाज में वाज़ेह इज़्तिराब था। तुमको अपने दोस्त से नहीं मिलना? जिहान ने रुककर एक नज़र इसे देखा, फिर नफ़ी में सर हिला दिया। नहीं, फिर कभी मिल लूँगा। मुझे सामान पैक करने में ज़रा वक्त लगेगा। तुम पोर्ट पर मेरा इंतज़ार कर सकते हो? तब तक मैं सामान लेकर सीधी वहीं आ जाऊंगी। मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ तुम्हारी दोस्त के घर। नहीं, तुम बोर हो जाओगे। मुझे साथ वाली आंटी से कुछ चीज़ें लेनी है, वक्त लग जाएगा। मैं तुम्हें पोर्ट पर मिलूंगी। वो जिहान को आयशे गुल के घर के बाहर लगी ARP की तख्ती दिखाने की मुतमइल हरगिज़ नहीं थी। ओके, इसने जोर नहीं दिया। वो शाने उचकाकर सर झुकाए नीचे उतरने लगा। वो किसी और बात पे उलझा हुआ लग रहा था। घर आकर इसने जल्दी जल्दी सामान पैक किया, फ़ोन करके आयशे से माजरत की और दोबारा आने का वादा करके अब्बा की आमद का बताकर जब वो अपना बैग लिए नहायत उजलत में बंदरगाह जाने के लिए निकली तो इसे भूल चुका था कि इसका पजल बॉक्स ऊपर स्टडी की मेज़ पर पड़ा रह गया है। दोपहर की सुर्खी ब्यूक अदा की इस सरसब्ज दरख्तों से घिरी गली पर छा रही थी। बुलंदो बाला उस्मानी महल के सफ़ेद सतून सुनहरी रोशनी में चमक रहे थे। अब्दुर्रहमान टाई की नॉट ढीली करता गोल चक्करदार जीने ऊपर चढ़ रहा था। इसके जूतों की धमक पर किचन में काम करती आयशे की सब्जी काटते हाथ रुक गए। घर में जूतों समेत सिर्फ अब्दुर्रहमान ही घुमा करता था। वो मिडिल क्लास तुर्कों की तरह घर से बाहर कभी जूते नहीं उतारता था, बल्कि इस्तांबुल के हाई एलीट की तरह कालीन पर भी जूते पहनकर बहुत तफाखुर से चला करता था। आयशा ने सुबह ही इससे SMS कर दिया था कि हया कल चली गई है और रात में आने भी आ गई थी। वो चाहे तो घर आ सकता है। सो वो आ गया था। इसने जल्दी से सिंक्स की टूटी खोली, हाथ धोए और इन्हें खुश किए बिना बाहर निकली तो इसे अब्दुर्रहमान बलाई मंजिल की राहदारी के पहले दरवाजे में दाखिल होता दिखाई दिया था। वो स्टडी में जा रहा था। आयशा तेज़ कदमों से इसके पीछे जीने चढ़ने लगी। स्टडी रूम का दरवाज़ा पूरा खुला था।
रहमान एक बुक शेल्फ के सामने खड़ा किताबें उलट पुलट कर देख रहा था। अस्सलाम वालेकुम, इसने चौखट में रुक कर सलाम किया। वालेकुम। वो हाथ में पकड़ी किताब के सफ़े पलट रहा था। वो इतने दिन बाद घर वापस आया था, मगर इसका अंदाज वैसा ही था। तुम कब आए? अभी। वो किताब रखकर स्टडी टेबल की तरफ आया और दराज खोलकर अंदर रखी अशिया इधर उधर करने लगा। क्या ढूंढ रहे हो? आयशा को बेचैनी हुई। कुछ पेपर्स थे और एक किताब भी। वो अब घुटने के बल जमीन पर बैठा निचली दराज खोल रहा था। तुम अभी तक मुझसे नाराज हो? वो उदासी से बोली। नहीं, वो बिना पलटे बोला था। मेरा वो मतलब नहीं था। मैंने जो भी कहा था आने के लिए कहा था। इतना अरसा हो गया है, मगर तुमने इस दिन के बाद मुझसे कभी ठीक से बात नहीं की। आयशे, मेरे मामलात में मत बोला करो। इसने मुड़कर एक सख्त निगाह आयशे पर डालकर कहा और वापस पलट गया। तुमने अपनी दोस्त को मेरे सो कॉल्ड भाई के बारे में बताया है ना? इसने मुझे खुसूसन ये बताने के लिए फ़ोन किया था। तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। मैं तुम्हारे हुक्म की पाबंद तो नहीं हूँ अब्दुर्रहमान, आयशा ने नरमी से मगर खफा लहजे में कहा। बहारे ने हमारी लड़ाई का जिक्र किया तो मैंने पूरी बात बता दी। इससे क्या होता है? आने किधर है? वो अब टेबल पर रखी किताबें उठा उठा कर कुछ ढूंढ रहा था। वो सो रही हैं, वो कहकर पलट गई। जाते हुए इसका चेहरा बहुत खफा और उदास था। वो चली गई तो अब्दुर्रहमान ने पलट कर देखा, फिर बरहमी से सर झटका। ये लड़की मरवाएगी किसी दिन। सुर्ख जल्द वाली किताब एक फाइल तले रखी थी। इसने गहरी सांस लेकर किताब उठाई। इसके अंदर वो कागजात पड़े थे जो इसने पहले वहाँ रखे थे। किताब उठाकर वो पलटने ही लगा था कि इसकी निगाह एक शय पर रुक गई। वो एक स्याही माइल पजल बॉक्स था जिसके चारों अतराफ जली हुई लगती थी और इन पर सुनहरी हरूफ उभरे हुए थे। अब्दुर्रहमान ने किताब वापस रखी और आहिस्ता से वो बॉक्स उठाया। फिर इसको उलट पुलट कर वो सतूर देखने लगा। एक शेर तले कोट बार के छुपे चौखट्टे बने थे और इनमें मुतफर्रिक हुरूफ उभरे हुए थे। वो बॉक्स पकड़े बाहर आया। आयशा किचन से इसी वक्त निकली जब वो सीढ़ियाँ उतर रहा था। अब्दुर्रहमान ने नामहसूस अंदाज में बॉक्स वाला हाथ पीछे कर लिया। आयशा ने इसे नहीं देखा था। वो सीधी अपने कमरे में चली गई। वो राहदारी से गुजर कर पिछले दरवाजे से होता हुआ अगबी बागीचे में आ गया। वहाँ कोने में आयशा की वर्क टेबल रखी थी जिस पर बहारे को एक कलरिंग बुक रखे रंग भर रही थी। बहारे से वो आते हुए मिल चुका था, सो अब इसे आते देखकर वो सादगी से मुस्कुरा दी। बहारे उमदह मुस्कुराहट लोगों पर सजाए इसके करीब आया और पजल बॉक्स इसके सामने किया। ये किसका है? ओह, ये तो हया का है। वो यहीं भूल गई। वो हैरत से बोली। कल इसका कज़न आया था तो इसे जल्दी में जाना पड़ा। तुम्हें पता है इसका कज़न बहुत हैंडसम है। ये हया का है? अब्दुर्रहमान ने इसकी आंखों में देखते हुए दोहराया। हाँ, ये इसे किसी ने दिया था। किसने? वो पलक झपके बहारे की आंखों में देख रहा था। ये तो मुझे नहीं पता। बहारे ने शाने उचका दिए। क्या ये आयशा ने बनाया है? हाँ, मगर तुम इससे पूछना नहीं। इसके खरीदार ने तुम्हें बताने से मना किया था। अरे की आवाज़ सरगोशी में बदल गई। वो मुस्कुरा दिया। इसीलिए तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तुम इसको खोल सकती हो? नहीं, इसकी पहेली अभी हया नहीं हल कर सकी। तुम कर सकते हो? बहारी की आंखें चमक उठी। शायद, मगर बहारे गुल। वो ज़रा सा झुका और धीरे से बोला, ये बॉक्स मेरे पास है। ये बात मेरे और तुम्हारे दरमियान राज रहेगी। तुम हया या आयशा को नहीं बताओगी इस बारे में, ठीक? बहारे ने उलझते हुए सर हिला दिया। मगर तुम इसको तोड़ना नहीं। तोड़कर खोलने से इसके अंदर की मौजूद शय तुम्हारे काम की नहीं रहेगी। वो सर हिलाकर वापस पलट गया। बहारे अपनी कलरिंग बुक छोड़कर इसके पीछे आई। वो जब तक अंदर आई अब्दुर्रहमान ऊपर जा चुका था। वो बेपाँव जीने चढ़ने लगी। तीसरी मंजिल पर अब्दुर्रहमान के कमरे का दरवाज़ा नीम हुआ था। बहारे ने चौखट के करीब सर निकाल कर झांका। अब्दुर्रहमान पजल बॉक्स अलमारी में रख रहा था। अलमारी का पर्ट बंद करके इसने लॉक लगाया और चाबी अपने बेड के साइड टेबल के दराज में डाल दी। बहारे जल्दी से पीछे हट गई और बिल्ली की चाल चलती वापस उतर गई। अब्दुर्रहमान ने वो बॉक्स क्यों रख लिया? इसका जहन कुछ भी समझने से कासिर था। अब्बा आज सुबह पहुंचे थे और अब वो मरमरा होटल में थे। मरमरा होटल टाकसम में वाक़या था। हया और डीजे ने गरीब आवाम की तरह वो शानदार होटल बाहर से ही देखा था। अगर डीजे होती तो वो दोनों इस बात को बहुत इंजॉय करती कि अब्बा अब इसी होटल में रह रहे हैं। इसका डोरम डीजे के बगैर बहुत अधूरा सा था। डीजे अभी तक वहीं थी। वो तो जैसे कहीं गई ही नहीं थी। हाले ने कल डोरम बदल लिया था। अब वो डीजे के बंक में मुंतकिल हो गई थी। अलबत्ता इन दोनों ने इस बंक से मुल्हिका बेस पर डीजे की टूटी एनक टेप से जोड़कर रख दी थी। रात अंजुम बाजी और हाले इसी के पास रुक गई थी। वो तीनों घंटों डीजे की बातें करती रही थी। जब हम पहली दफ़ा आपसे मिले थे तो आपसे इंडियन होने
पर बहुत एतराज़ था। इसे पाकिस्तान का T20 फाइनल में आखिरी बॉल पर मिसबा के आउट होने का बहुत दुख था। इसने इसके बाद क्रिकेट देखनी ही छोड़ दी थी। बाज़ दुख असल वाक़यात से बड़े हो जाते हैं, जिससे डीजे की मौत से डीजे का दुख बढ़ गया है। और इस्तक़लाल स्ट्रीट में जब इसके और हाले के पास बहुत से वाक़यात थे, वो यादों से निकलकर जब सोई तो सुबह देर से उठी। आज छुट्टी थी और अब इसे अब्बा से मिलने जाना था, सो अब वो इसीलिए तैयार हो रही थी। जो गहरा सब्ज फ्रॉक इसने पहना था, ये वही था जो वो डीजे के साथ आखिरी दफ़ा फुप्पो के घर पहन कर गई थी। बिल्कुल पाकिस्तान का झंडा लग रही हो। कुछ याद करके वो उदासी से मुस्कुराई और परफ्यूम उठाया। अभी इसने स्प्रे नोज़ल पर अंगूठा ही रखा था कि बहारें कहीं आसपास से चीखी थी, ये क्या कर रही हो? अच्छी लड़कियां इतना तेज़ परफ्यूम लगाकर बाहर नहीं जाती। वो एकदम रुक गई। उफ, आयशे गुल और इसकी अच्छी लड़की। इसे इन बातों को अपने जहन पर हावी नहीं करना चाहिए। इसने दोबारा नोज़ल दबाना चाहा, मगर पता नहीं क्यों इसने परफ्यूम वापस रख दिया। अपने बाजू के ऊपरी हिस्से पर दागे गए अल्फाज पे वो पहले ही स्किन कलर का बैंडेज लगा चुकी थी। फ्रॉक की शिफॉन की आस्तीनों से बाजू झलकते थे। कलर बैंडेज ने इनको ढांप लिया था। इसने सब्ज दुपट्टा ठीक से शानों पर फैलाया और खुले बालों को कंधे के एक तरफ डालती बाहर निकल आई। अच्छी लड़कियां बाल खोलकर बाहर नहीं निकलती। वो अपने जहन में गूंजती आवाज़ों को नज़रअंदाज करती सीढ़ियाँ उतर रही थी। अच्छी लड़कियां अल्लाह ताला की बात मानती हैं। वो सर झटकती आखिरी जीना फलांग आई। अच्छी लड़कियां, अच्छी लड़कियां। इसने अपना सर उठाकर आसमान को देखा। अंधेरे पे अंधेरा, लहर पे लहर। सुबह के वक्त भी इसे हर तरफ अंधेरा लगने लगा था। इसकी रोशनी कहाँ थी? वो बेदिली से छोटे छोटे कदम उठाती अंजुम बाजी के अपार्टमेंट की तरफ आ गई। अंजुम बाजी अपना चार्जर इसके कमरे में भूल गई थी। इनका चार्जर लौटाकर इसने अब चले जाना था, मगर पता नहीं क्यों रुक गई। अंजुम बाजी, मेरे बालों की फ्रेंच ब्रेड बना दें, इसने खुद को कहते सुना। हाँ श्योर, इधर बैठो। अंजुम बाजी ब्रश लेकर इसके बाल संवारने लगी। हया, तुम्हारे बालों को क्या हुआ है? फ्रांसीसी तर्ज की चोटी के बारीक बल बांधते हुए वह हैरत से कह उठी। वो ज़रा सा चौंकी। क्या हुआ? तुम्हारी स्कैल्प पर जल का रंग ऐसा सुर्ख भूरा सा हो रहा है जैसे छाले बने हों बालों में। नहीं, एक शैम्पू रिएक्ट कर गया था, बस चंद दिन में ठीक हो जाएंगे। इसने इनसे ज़्यादा खुद को तसल्ली दी। चोटी बनाते हुए बाल खींच रहे थे और सर की जल्द दर्द कर रही थी, मगर वो बर्दाश्त करके बैठी रही। आयशा ने जब वो वैक्स उतारी थी तो इसके बालों को कितना नुकसान हुआ, कितना नहीं, आयशा ने तफसील से कभी नहीं बताई थी। इसे नहीं मालूम था कि कभी वो इस सारे वाक़े की तफसील दोबारा से सुनेगी। इसने अंजुम बाजी के अपार्टमेंट से निकलने से कबल खुद को आईने में नहीं देखा। इसे पता था वो फ्रेंच ब्रीड में बहुत अच्छी नहीं लग रही होगी। हुसैन और मोमिन गोरसल शटल से उतर रहे थे जब वो स्टॉप पे पहुंची। मोतसिम से कहना मुझे इससे कुछ दिखाना है। वो नरम मुस्कुराहट के साथ हुसैन से कहकर बस में चढ़ गई। वो वापस आ जाए फिर मोतसिम के साथ मिलकर पजल बॉक्स की पहेली हल करने की कोशिश करेगी। मरमरा होटल टाकसम डिस्ट्रिक्ट में वाक़या था। शीशों से ढकी बुलंदो बाला इमारत, गोया कोई ऊंचा सा टावर हो। अंदर से भी वही चमकता, आंखों को हैरान करता मंजर। वो पतली हील से पुरएतमाद अंदाज में चलती लॉबी में आई थी। अब्बा ने बताया था कि वो लॉबी में ही होंगे और वो इससे दूर से ही नज़र आ गए थे। इनका इसकी तरफ नीम रुख था। वो खड़े किसी से महवे गुफ्तगू थे। वो इनकी तरफ बढ़ने ही लगी थी कि निगाह अब्बा के साथ खड़े दोनों अफराद पर पड़ी। एकदम से इसका पाँव बर्फ़ की सिल बन गया। अब्बा के साथ कोई और नहीं, इनके कारोबारी शराकतदार लगारी अंकल और बलीद लगारी था। गोया करंट खाकर हया मुड़ी और तेज़ी से एक दूसरी राहदारी में आगे बढ़ती चली गई। सच शुक्र कि इनमें से किसी की नज़र इस पर नहीं पड़ी थी। ये काबिल नफरत शक कहाँ से आ गया? वो इसका सामना कैसे करेगी? वो क्या करे? इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस वो बिना देखे लेडीज़ रेस्ट रूम की तरफ आ गई। वहाँ आईने से ढकी दीवार के आगे कतार में बेसन लगे थे। एक तरफ बाथरूम्स के दरवाजे थे। एक तो लड़की एक बेसिन के सामने खड़ी आईने में देखती लिपस्टिक दुरुस्त कर रही थी। हया इससे फासले पे आईने के आगे खड़ी हो गई। अपने अक्स को देखते हुए इसने बेख्तियार गर्दन पर हाथ रखा। जब वलीद ने इसका दुपट्टा खींचा था तो इसकी गर्दन पर रगड़ आई थी। डॉली का खुरदरा हाथ इसकी फ्राइंग पैन, मगर यहाँ कोई डॉली नहीं था जो इसके लिए आ जाता। वो अकेली थी। इससे मदद मांगे, इससे जो किसी मुश्किल में इसके साथ नहीं होता था, मगर शायद अब की बार। इसने जल्दी से मोबाइल पे जिहान का नंबर मिलाया। तवील घंटियां जा रही थी। उठा भी चुको वो फ़ोन कान से लगाए कोप सदा सी खड़ी थी। आईने में झलकते इसके अपने चेहरे पर अभी तक जख्मों के निशान मुंदमिल हो चुके थे।
5वीं घंटी पर जिहान के खुमार आलूद आवाज़ गूंजी। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त सो रहा है, बराए मेहरबानी काफ़ी देर बाद रब्ता करें, शुक्रिया। जिहान उठो और मेरी बात सुनो। वो झला सी गई थी। मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे सोने दो। मैंने रेस्टोरेंट जहन्नुम में गया तुम्हारा रेस्टोरेंट। तुम अभी इसी वक्त मरमरा होटल पहुँचो। अब्बा आए हुए हैं, साथ इनके दोस्त वगैरह भी हैं। मुझे अकेले इनसे मिलना अच्छा नहीं लग रहा। इसकी आवाज़ में बेबसी इधर आई। साथ खड़ी लड़की अब बालों को ऊंचे जूड़े में बांध रही थी। मैं नहीं आ रहा, मुझे आराम करने दो। ठीक है, जहन्नुम में जाओ तुम और तुम्हारा रेस्टोरेंट। और जिन लोगों ने तुम्हारे रेस्टोरेंट में तोड़ फोड़ की थी ना, उन्होंने बहुत अच्छा किया था। तुम हो ही इस काबिल। इसने ज़ोर से बटन दबाकर कॉल काटी। तो लड़की अब बेसन की स्लैब पर रखा स्कार्फ उठाकर चेहरे के गिर्द लपेट रही थी। हया चंद लम्हे इसे बेख्याली में तकती रही। फिर किसी में काम की अमल के तहत इसने शानों पर फैला दुपट्टा उतारा और सर पर रखकर चेहरे के गिर्द तंग हाला बनाकर पल्लू बाएं कंधे पर डाला। सब्ज दुपट्टा क्रिंकल जॉर्जेट का था और चारों तरफ सफ़ेद मोटी पाइपिंग हुई थी, पाकिस्तान का झंडा। कंधे आस्तीन कलाइयाँ तक दुपट्टे में छुप गई थी। मगर क्या वो अच्छी भी लग रही थी? शायद नहीं, लेकिन किसको? किसी ने इससे पूछा और एकदम से इसका दिल पुरसुकून हो गया। इस वक्त वो लोगों को अच्छी लगना भी नहीं चाहती थी। तो ये सब अल्लाह को राज़ी करने के लिए नहीं कर रही थी, वो तो शायद सिर्फ अपना दिफा कर रही थी। नेकी, अल्लाह का खौफ, इसे अब भी इनमें से कुछ महसूस नहीं होता था। अब्बा, इनके अकब में जाकर इसने इनको पुकारा तो वो तीनों एक साथ पलटे। ओ माय चाइल्ड। अब्बा खुशी से आगे बढ़े। वो एक रस्मी मुस्कुराहट लोगों पर सजाए अब्बा से मिली और लगारी अंकल को फासले से सलाम किया। बेटा, ये लगारी है मेरे दोस्त, और ये इनके साहबजादे हैं वलीद। मुझे तो आप जानती होंगी, हम पहले मिल चुके हैं। वलीद एक महसूस मुस्कुराहट के साथ इसे देखते हुए बोला था। मुझे याद नहीं, मैं हर किसी को याद नहीं रखती। ज़रा रखाई से कहकर वो अब्बा की तरफ मुड़ी और अपनी बात का रद्द-ए-अमल आने से कबल ही बोली, आपको किधर लेकर जाऊँ अब्बा? इस्तांबुल की सैर आप कहाँ से शुरू करना चाहेंगे? मेरा ख्याल है अंकल, इस्तकलाल स्ट्रीट चलते हैं। इसकी रौनक के बारे में बहुत सुना है। वलीद की मुस्कुराहट ज़रा सिमटी तो थी, मगर वो अभी भी मायूस नहीं हुआ था। इस्तकलाल स्ट्रीट की रौनक से इसका इशारा इस जगह के बार और नाइट क्लब्स की तरफ ही था। जहाँ तुम कहो, तुम ज़्यादा जानती होगी इस्तांबुल को, अब्बा मुस्कुराकर बोले थे। मेरा ख्याल है अब्बा, हम ब्लू मॉस्क चलते हैं। मैं जहान को भी बता दूं। वो सारा प्रोग्राम बनाकर मोबाइल पर जहान को मैसेज करने लगी। जानबूझकर भी जहान का नाम लेने के बावजूद इन बाप बेटे ने नहीं पूछा कि कौन जहान। इसे मज़ीद कोफ्त हुई। इसी कोफ्त ज़दा अंदाज में इसने मैसेज लिखा, हम ब्लू मॉस्क आपा सूफिया और तू कपी जा रहे हैं। तुम इसी जगह आ जाओ, और अगर तुम ना आए तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। यही बात स्टैम्प पेपर पर लिख कर दो। फौरन जवाब आया था, फाइन, अब मैं तुमसे वाकई कभी बात नहीं करूंगी। क्या टेक्स्ट करोगी? साथ एक मासूम सा मुस्कुराता चेहरा भी था। इसने जवाब नहीं दिया। अगर वो सामने होता तो इसकी गर्दन दबोच लेती। आपा सूफिया और टॉप कपी पैलेस साथ साथ ही वाक़या थे, और इनके सामने सड़क के दूसरी जानिब इस्तांबुल की मशहूर ज़माना नीली मस्जिद थी। पिछली दफ़ा अगर डीजे और फिर जिहान की तबीयत ख़राब ना हो जाती तो वो नीली मस्जिद ज़रूर जाते, मगर अब सब बदल चुका था। नीली मस्जिद सुल्तान अहमद मस्जिद का रंग नीला नहीं था, मगर इसके अंदरूनी इसमें टाइल्स नीली थी। बाहर से इसके गुंबद यूं थे गोया छोटे छोटे प्याले उल्टे रखे हों। मस्जिद के अहाते के आगे गेट था और इसके बाहर कतार में बेंच लगे थे। यूं के हर दो बेंचेस के दरमियान एक मेज़ थी। बेंच पर वो और अब्बा मेज़ के एक तरफ, जबकि वलीद और लगारी साहब दूसरी तरफ बैठ गए थे। मोबाइल हया ने गोद में रखा हुआ था कि अब वो जिहान की तरफ से मायूस हो चुकी थी। वहाँ हर सू कबूतर फुड़फुड़ाते हुए उड़ रहे थे। हवा से इसका दुपट्टा भी फिसलने लगता। वो बार बार इसे दो उंगलियों से पेशानी के आगे को खींचती। आज इसे अपने सर से दुपट्टा नहीं गिरने देना था, आज नहीं। रात के सेमिनार के बाद यूं करते हैं कि उमैर खान से मिल लेंगे। अब्बा और लगारी अंकल आपस में महवे गुफ्तगू थे। वलीद से नज़रों के हिसार में लिए इसके मुकाबिल बैठा था। वो गर्दन मोड़ कर लाताल्लुक सी उड़ते कबूतर देख रही थी। दफतन इसने अब्बा और लगारी अंकल को उड़ते देखा। चौंक कर इसने गर्दन मोड़ी। तुम लोग बैठो, हम अभी आते हैं। इसे बैठने का इशारा करके वो दोनों आगे बढ़ गए। इन्हें कुछ देखना था या कोई मिल गया था, या फिर शायद वलीद ने अपने बाप को क्लू दे दिया था। वो ना चाहते हुए भी बैठी रही। दिल की अजीब सी कैफियत हो रही थी। अब्बा को भी तुर्की आकर अतातुर्क का असर हो गया था। पाकिस्तान होता तो वो कभी यूं अपनी बेटी को दोस्त के बेटे के साथ तन्हा छोड़कर ना जाते।
तो मैं आपको वाकई याद नहीं? वो महसूस अंदाज में मुस्कुराते हुए इसे देख रहा था। हया ने गर्दन फेर कर संजीदगी से इसे देखा। मेरे अब्बा के दोस्तों के पास बहुत से कुत्ते हैं, मुझे कभी किसी एक कुत्ते का नाम भी याद नहीं रहा। वो जवाबन इसी तरह मुस्कुराया गया। बहुत नेक हो गई हैं आप, मगर इस सुर्ख रंग में आप बहुत अच्छी लगती हैं। वो लब भेंचे रुख मोड़े बैठी रही। कुछ खाएंगी आप? क्या पसंद है आपको खाने में? आपको क्या पसंद है खाने में? फ्राई पैन? अब के वो भी तमस्खुराना मुस्कुरा कर बोली थी। वो फिर भी ढिठाई से मुस्कुराता रहा। गाड़ी नहीं है आपके पास? इधर आपके साथ ड्राइव पे जाना मुझे अच्छा लगता। वो इसे याद दिला रहा था, संगीन गलती जिसका पर्दा वो कभी भी खोल सकता था। लम्हे भर को वो अंदर तक काम गई थी। अपनी हद में रहे वलीद साहब, जो रात के अंधेरे में आपको फ्राई पैन की एक ज़रब से ज़मीन बोस कर सकता है, वो दिन की रोशनी में तो इससे भी बदतर कर सकता है। किसी एहसास के तहत इसने चेहरा मोड़ा था। दूर से जिहान ने मुस्कुराकर हाथ हिलाया। वो इन्हीं की तरफ आ रहा था। नीली जीन्स पर सफ़ेद टी शर्ट में मलबूस इसके चेहरे से लग रहा था कि वो अभी अभी सोकर उठा है। हया की अटकी सांस बहाल हुई। इसे ज़िंदगी में कभी जहान सिकंदर को देखकर इतनी खुशी नहीं हुई थी जितनी इस वक्त हो रही थी। वो बेख्तियार उठी। गोद में रखा मोबाइल ज़मीन पर जा गिरा। वो चौंकी और जल्दी से झुककर फ़ोन उठाया। इसकी स्क्रीन पर बड़ी सी खराश पड़ गई थी। क्या हुआ? इसकी निगाहों के ताक़ुब में देखते हुए वलीद भी साथ ही उठा था। जी मैडम, आप अपनी बात पर कायम हैं? वो मुस्कुरा कर कहता इसके करीब आया। फिर निगाह वलीद पर पड़ी तो इसके सवालिया अंदाज में हया को देखा। जिहान ये अब्बा के दोस्त के बेटे हैं। अब्बा इनके वालिद के साथ अभी वो आ गए। अब्बा और लगारी अंकल सामने से चले आ रहे थे। जिहान को देखकर अब्बा के चेहरे पर खुशगवार हैरत उभरी। सॉरी मामू, मैं एयरपोर्ट नहीं आ सका। मम्मी ने बताया था कि आपने खुद मना कर दिया था। अब्बा से मिलकर वो मध्यम मुस्कुराहट के साथ बता रहा था। लगारी अंकल और वलीद से भी वो इसी खुशदिली से मिला था। अलबत्ता वो दोनों इस्तफामिया नज़रों से सुलेमान साहब को देख रहे थे। इट्स ओके, ऑफिशियली पिक कर लिया गया था हमें, इसीलिए मैंने सबीन को मना कर दिया था। जिहान ने मुस्कुराकर सर को जुम्बिश दी। फिर निगाह लगारी अंकल के सवालिया तासुरात पर पड़ी तो जैसे जल्दी से वजाहत की। मैं जिहान सिकंदर हूँ, सुलेमान मामू का भांजा और दामाद, हया का हस्बैंड। मरमरा का समंदर एकदम आसमान तक उठा और किसी थाल की तरह इस पर उंडेल दिया गया। वो इस बौछार में बिल्कुल सुन सी हुई जिहान को देख रही थी। जिस रिश्ते के मुतालिक ना पूछने की इसने कसम खा रखी थी, इस रिश्ते का इकरार इस मंजरनामे में होगा, इसने कभी तस्वुर भी नहीं किया था। दामाद? ओ आई सी। लगारी अंकल ने बमुश्किल मुस्कुराकर सर हिलाया। फिर एक नज़र अब्बा पे डाली जो लम्हे भर को गंग रह गए थे, फिर जल्दी ही संभल गए थे। मुझे खुशी है जिहान कि तुम आए। हालांकि वो इसके आने के बजाय किसी और बात पे खुश थे। सॉरी मामू, मुझे पहले आना चाहिए था, और अगर अब भी ना आता तो हया ने मुझसे सारी ज़िंदगी बात ना करने का इरादा कर लिया था। इसने मुस्कुरा कर कहते हया को देखा। वो जवाबन धीरे से मुस्कुराई, जैसे वो दोनों हमेशा ही ऐसे ही आइडियल कपल की तरह बात करते रहते हों, जैसे इनके दरमियान कभी कोई तलखरामी ना हुई हो।